ओके। आपने बोला कि एआई छोटी सी बड़ी प्रोडक्टिविटी में भी काम आएगा, डेली रूटीन में काम आएगा। प्लानिंग में काम आएगा, आपके बिजनेस में काम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें संस्कृत की ट्रांसलेट करने वाली वेबसाइट बनानी हो तो हमें खुद को संस्कृत आना चाहिए। खुद को जरूरी नहीं है, आपके मॉडल को ट्रेन होना जरूरी तो मॉडल को ट्रेन कैसे करें आप? है। उसका जो जितनी भी किताबें हैं, हाँ जितने भी, अगर अब आप जाके देखोगे कि डेटा सेट एग्जिस्टिंग है, तो कुछ ओपन सोर्स डेटा सेट होते हैं जी। उन बिजनेस में अगर बिजनेस की बात करें, बिजनेस की बेनिफिट में एआई कैसे हेल्पफुल हो सकता है कि ऐसी कौन सी चीज़ एआई ने ला दी जिसे सबसे पहला ऑटोमेशन। हाँ आप ऑटोमेट कर दो जो रेपिटेटिव टास्क हैं, जी तो कोर में वो लूप्स के थ्रू होता है, तो आपको लाइब्रेरीज हैं, यू कैन यूज देम। ओके। तो इसका मतलब ये है कि आगे जाके एआई भी इमोशंस को समझने लगेगा, ह्यूमन इमोशंस के तरीके से काम करने लगेगा। इज दैट? जैसे आप अभी भी जीपीटी को देखो, आप उसको बैकग्राउंड दे दो, वो आपको उस तरह का ईमेल लिख के भेज देगा। हाँ वो तो ठीक है। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो आपके इमोशंस को समझता है, क्योंकि आप उसको समझा दो कि मेरा इमोशन ये है, मेरा बैकग्राउंड ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में जिसमें बात होने वाली है बिजनेस की, जिसमें बात होने वाली है एआई के बारे में। इतना ही नहीं, जिसमें बात होगी कि एआई वेबसाइट्स कैसे बनाती है, क्या फ्यूचर है एआई का। और ये सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं हमें डॉक्टर नोबल आर्या, जो 175 प्लस कंट्रीज में अपने स्टूडेंट्स पढ़ा चुके हैं। सो वेलकम मिस्टर नोबल आर्या। Thank you so much for inviting me, and it would be a great podcast for every one of you. So deeply take notes, keep pen and paper with you, and take all the ideas, write down, and implement in your life. And सर, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में पूछने चाहूँ तो एआई का असली मतलब क्या है? वो सिंपल इंसान भी एआई से कुछ बना सकता है या उसके लिए पीछे कोई रॉकेट साइंस है? एक्चुअली एआई जब शुरू हुआ डॉर्माउथ कॉन्फ्रेंस में, जब फादर ऑफ एआई, जो कि उनके जाइंट्स जो पहले उनके भी फादर रह चुके हैं, एक्चुअली इट स्टार्टेड फ्रॉम एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने अगर देखोगे एआई का कंट्रीब्यूशन वहाँ से शुरू हुआ है, तो इट हैज़ अ वेरी डीप हिस्ट्री। तो डॉर्माउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर एलन न्यूअल, मार्विक मैकेंजी, ओके, और भी बहुत सारे जो फादर ऑफ एआई, उन्होंने टर्म को कॉइन किया था। बट अभी एआई एआई नहीं रहा। अब एआई जो है वो नेचुरल इंटेलिजेंस बन गया है, और अभी एआई के पीछे दो चार चीज़ें रहती हैं। जैसे सबसे पहले एआई को हम स्प्लिट करते हैं। एआई, ए मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल नहीं रहा। 1956 में जब डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हुई, तो फादर ऑफ जो एआई है, उन्होंने इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला। अभी ये नेचुरल इंटेलिजेंस बन गया अभी के टाइम पे, आफ्टर 70 इयर्स, ठीक है। तो इससे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस लिए इन्वेंट किया गया कि हमारा जो काम होता है उसको हम ऑप्टिमाइज करें, उससे हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, अच्छे से करें, क्वालिटी काम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो। ये है, तो कोई भी सीख सकता है। आपका जो सेकंड हाफ क्वेश्चन है, तो कोई भी सीख सकता है बिना कोडिंग के, बिना कॉम्प्लेक्स मैथ के, और इसका यूज़ कर सकता है इन अ वेरी सिंपल एंड गुड मैनर। ओके। आपने बोला कि एआई छोटी सी बड़ी प्रोडक्टिविटी में भी काम आएगा, डेली रूटीन में काम आएगा। प्लानिंग में काम आएगा, आपके बिजनेस में काम आएगा। उसका आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि कैसे काम आएगा? एआई को कैसे हम यूज़फुल कर सकते हैं? जैसे आप सिंपल, अगर आप जीपीटी का यूज़ करोगे, जो मैं एक सरफेस लेवल एआई की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप उसको, आपने बोला कि मुझे पूरे साल का एक, मेरे हिसाब से जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है, मतलब मेरा तरीका है, सपोज़ प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो मैं उसको सारे अपने छोटे-छोटे प्लान्स दूँगा, और मैं बोलूँगा कि इस हिसाब से मेरा एक कैलेंडर बना दो, और मुझे इस कैलेंडर में मतलब जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी, टास्क रहेंगी,
वो उसके हिसाब से मेरा पूरा प्लान बनाओ। और इवन अगर आप उसको थोड़ा-सा ट्यून अप करोगे अपने ऐप्स के साथ, तो आपको नोटिफ़िकेशन भी भेजेगा और आप फिर उस प्लान का यूज़ कर सकते हो। डेली आप चेक करो कि आप क्या प्रोग्रेस कर रहे हो और साल भर के अंदर आप वो अचीव भी कर लोगे इन अ वेरी ऑप्टिमाइज़्ड वे। अगर आप कंपनी मैनेज कर रहे हो, आपका पर्सनल लाइफ है, हाउसवाइफ है कोई, कोई अपना बिज़नेस है, कोई स्टूडेंट है या कोई प्रोफ़ेशनल है, वो ग्रो करना चाहता है, जहाँ पे उसको कोई काम करने में महीनों लगते थे, अब वो कुछ दिनों में कर सकता है और प्लानिंग करेगा तो वो प्लानिंग अचीव होगी। हुँ। तो इसको जैसे हमने अपने यूट्यूब चैनल में भी पूरे साल का कंटेंट प्लान किया, फिर उसकी आउटलाइन प्लान की, फिर उसको एग्ज़ीक्यूट किया और वो हमने अचीव किया विदिन टाइमलाइन्स। अदरवाइज़ क्योंकि एवरीथिंग इज़ प्लान, तो अच्छा। आपको प्लान बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, फिर कंटेंट तो आप बना ही लोगे। हुँ। वो आप डिज़ाइन कर ही लोगे, उसमें भी एआई आपको हेल्प करेगा। ओके। तो एआई कोडिंग के साथ है, तो नॉन टेक्निकल बंदा भी क्या एआई सीख सकता है? कोई भी सीख सकता है, इवन जो बंदा पढ़ा-लिखा नहीं है। हुँ। अब जीपीटी ने एक वॉइस कमांड बेस आपकी रीजनल लैंग्वेज के थ्रू भी आप उसको अपनी सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आप उसको बताओ, तो वो आपको उस हिसाब से आपको प्लान दे देगा, जो भी आपको जो एआई कर सकता है वो और आपको जो चाहिए, प्लान है, आपको विज़िट करना है, ट्रैवल करना है, बिज़नेस मैनेज करना है, पढ़ाई करनी है, घर को मैनेज करना है, ऑप्टिमाइज़ वे में। जैसे हाउसवाइफ़्स होती है, वो रेपिटेटिव काम करती है, तो वो अपने उस रेपिटेटिव काम को कैसे ऑप्टिमाइज़ करे और अपने लिए भी टाइम निकाले। मेरा इसमें ये सवाल था सर कि एआई को बनाना नॉन टेक्निकल बंदे का भी काम है कि उसमें टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सब मैंडेटरी होता है? देखो, उसमें आपको बेसिक लॉजिक अगर है, क्यूरियोसिटी है और आपका एक बेसिक आपका एजुकेशन है, तो आप कर सकते हो। कोई बेसिक भी कर सकता है। बेसिक बेसिक एजुकेशन मीन्स यानी? इवन आप 10th हो, 8th हो, आपको इंग्लिश का है या आप अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी ऑप्शंस है, जैसे हिंदी तो सबको आता है, तो हुँ। आप हिंदी में अगर आपको पढ़ना-लिखना भी नहीं आता, तो भी आप एआई का यूज़ कर सकते हो। अगर एक आप आर्टिज़न हो, एक छोटा-सा आपका बिज़नेस है या आपका आप पढ़े-लिखे नहीं हो उतने, तो एआई आपको हेल्प करेगा। इवन अगर आपको ईमेल लिखना है, तो आप हिंदी में बोलो उसको और बोलो कि इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। वो आप जस्ट कॉपी और पेस्ट करना है, आपका ईमेल आपको भेज देगा एआई। एआई है जो एआई वेबसाइट्स हैं, जो किसी न किसी इंसान ने ही बनाई है, डेवलप तो इंसान के द्वारा ही की है। तो उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होगा और उसके पीछे कितनी मेहनत जाती है? देखो, अगर हम देखो इसमें 2-3 तरह के एआई होते हैं। एक होता है कि आप एक एआई डेवलपर हो जिसमें आप डेटा साइंटिस्ट या एआई एमएल इंजीनियर या रिसर्चर हो। हुँ। तो उसमें तो मान लो कि जैसे मुझे 15-20 साल का इसके फील्ड में हूँ मैं। तो इट्स अ नेवर एंडिंग इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग जर्नी। बट दूसरा है कि आप अगर शॉर्ट टर्म में आप एक कोर्स करके एक छोटा 1 साल का कोर्स करके आप एक अ, डेवलप कर सकते हो वेबसाइट्स या कोई भी चीज़। तीसरा है एआई आपको हेल्प करेगा अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि एक वेबसाइट कैसे बनती है, उसका फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। थोड़ा बहुत आपको लॉजिक आपका स्ट्रॉन्ग थोड़ा-सा है, बेसिक एजुकेशन है, तो आप भी वेबसाइट बना सकते हो। एआई आपको वेबसाइट बना के देगा। आपको उसको बताना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या बनाना है, हुँ। आपका यूज़र इंटरफ़ेस कैसा चाहिए, आपका एचटीएमएल कोड लिखना है, आपको सीएसएस लिखना है, आपको जावास्क्रिप्ट है, य ओके, या पाइथन है या फिर बैकएंड की कोई भी लैंग्वेज, तो वो एआई आपको करके देगा। ओके। आपने सर 200 से ज़्यादा सर्टिफ़िकेशन किए प्रोग्राम। तो अगर कोई बिगिनर है जो एआई की तरफ अपना पहला कदम एआई सीखने की तरफ पहला कदम बढ़ाना चाहता है,
तो वो पहला स्टेप क्या हो सकता है? मतलब कहाँ से शुरुआत करें एआई सीखने की? सबसे पहले वो अपना एक विज़न बनाए कि वो एआई क्यों सीखेगा? हुँ, वो उसको बनना क्या है? तो उसको सबसे पहले अ अ, एआई का ही यूज़ कर सकता है, मान लो जीपीटी का यूज़ कर सकता है कि मेरे इतने सारे इंटरेस्ट हैं। तो एक बुक मैंने पढ़ी थी कि आप आप ये देखो पूरे दिन में या हफ्ते में आप अपना इंटरेस्ट क्या आपका रियल वो जानने का पहला आपको कोशिश करना है ठीक है। कि आपका पर्पस क्या है लाइफ का, आप क्यों आए हो, ये आपको जानना पड़ेगा। आपका एंड गोल क्या है? कोई भी मूवी जब लिखी जाती है उसका एंड क्या होता है, उससे वो शुरुआत होती है, फिर स्टोरी लिखी जाती है। इसी तरह हमारी लाइफ का पर्पस से हम डिफाइन होते हैं। तो पर्पस के लिए हमें देखना है हमें खुशी किन कामों में होती है, ठीक है? उस नीश को पहले डिफाइन करना है। उसके बाद फिर बेस्ट कौन-सा है उन सब में से? जैसे आपको 10 आइडिया मिले, उसमें से बेस्ट कौन-सा है नंबर 1 जो आपको अगर 24 घंटे भी आप बैठोगे तो आपको मज़ा आएगा वो काम करने में। तो आपको एक नीश चुनना है, एक एरिया चुनना है। उसके बाद आपको उसके ऊपर एआई उसमें आपको क्या हेल्प करेगा उसको डिफाइन करना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा। फिर आप उसके लिए आपको एआई के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट सीखने हैं क्योंकि डेटा के बिना कोई एआई नहीं होगा। उसके बाद मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स और एल्गोरिदम का लॉजिक सीखना है। हुँ, फिर डीप लर्निंग के एल्गोरिदम और उसका लॉजिक सीखना है, ठीक है? कोडिंग एआई करेगा। आपको उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, व्हाट एंड व्हाई। हाउ एआई करेगा। तो आज की जो हमारी जो जनरेशन ज़ी है वो हाउ पे चली जाती है, व्हाट और व्हाई को समझे बिना। तो कोई भी जनरेशन हो, व्हाट एंड व्हाई इज़ वेरी क्रूशियल। इवन गीता जी, कृष्ण जी, अर्जुन जी को क्या बोलते हैं? व्हाट एंड व्हाई। आप पूरी गीता जी देख लो, तो हाउ तो अर्जुन जी खुद करते हैं क्योंकि उनको जब समझ आ जाता है क्लैरिटी तो इट हैपेंस। तो टीचर प्रोफेसर या किसी भी एजुकेटर का काम होता है व्हाट एंड व्हाई को डिफाइन करना और स्टूडेंट खुद अपनी जीनियसनेस से सरप्राइज करता है। हाउ खुद हो जाता है बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो क्लियर करना है। तो साल के अंदर एक बंदा एक्सपर्ट बन सकता है विद सिंपलिसिटी और डेप्थ। सर आपने बोला कि 1 साल में कोई भी इंसान एआई में एक्सपर्ट बन सकता है, मतलब एआई बनाने में एक्सपर्ट बन सकता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि उसको सेल करने के मोड पे यानी बिज़नेस मोड पे भी ले जा सकता है क्या वो? हाँ, बिज़नेस मोड पे जिसे आप एजेंटिक एआई है, अगर आप स्पेशलाइज़ेशन साल भर में आप एजेंटिक एआई में जा रहे हो, तो आप अपनी तरह हुँ, बहुत सारे एजेंट्स बना सकते हो, जो आपके लिए काम करेंगे। डिजिटल एजेंट्स डिजिटल एजेंट। स्पेसिफिक नीश एरिया के अंदर। एजेंट जो आपके लिए कॉपीराइट करेगा, एजेंट जो आपके लिए वीडियो बनाएगा। एक सर्विस कैटेगराइज़ करके। हाँ, एक नीश छोटा-सा नैरो करके वो स्पेशलाइज़्ड होगा उसमें। जी। एआई कंसल्टेंट बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, फ्रीलांसर बन सकते हो। अ, मतलब प्रोफ़ेशन में अगर जाना है। अगर बिज़नेस करना है, तो नए-नए अपॉर्च्युनिटीज़ है, अराउंड 100 प्रोजेक्ट्स हैं, जो आप कर सकते हो। जैसे मेडिकल डेटा एनालिसिस कर सकते हो, छोटा-सा एनालिसिस एजेंसी खोल सकते हो। आप किसी के लिए कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। अगर मैं ऐसा पूछना चाहूँ कि मुझे एक वेबसाइट एआई बेस्ड ऐसी वेबसाइट जैसे चैटजीपीटी है, जैसे पीएनजी की मतलब पीएनजी भी बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए भी एआई वेबसाइट्स होती है। वैसी कुछ मुझे एआई वेबसाइट बनानी है, तो 1 साल में पॉसिबल है? से हाँ, कम 1 साल में आप ईज़िली बना सकते हो। जैसे सपोज़ हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम 10 प्रोजेक्ट्स और एक कैपस्टोन करते हैं। तो उसमें पर्सन का जो मेन इंटरेस्ट होता है, उसके हिसाब से कैपस्टोन होता है कि आपका कैपस्टोन आपके ही बिज़नेस और आपकी ही स्पेशलाइज़ेशन जो आपको करना है,
उसके बेस पे बनता है। तो आप 99% अपना प्रोजेक्ट बना लेते हो, बिज़नेस स्टार्टअप ही बना लेते हो तब तक, और बाद में आप उसको रिफ़ाइन करके यू कैन डिप्लॉय इट, और उसके बाद यू कैन स्टार्ट अर्निंग, और उसको थोड़ा मार्केटिंग करना है उसके रिलेटेड, तो यू स्टार्ट एंड अर्निंग, यू कैन स्टार्ट सम थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट उसका करने, और उसके बाद यू कैन स्टार्ट अर्निंग। सर सबके दिमाग में एक डर बैठ गया है कि एआई आएगा तो लोगों की रिप्लेसमेंट हो जाएगी, जॉब खत्म हो जाएगी। तो उस पे आपका क्या फीडबैक है? क्या हो सकता है? एक्चुअली जब 90s में कंप्यूटर आए थे तो लोगों ने ये सोचा था कि हमारी जॉब चली जाएगी, अब कंप्यूटर्स आ गए। तो आप देखोगे तो जॉब्स बढ़ी, क्योंकि अब आप काम कर सकते हो यूएस, यहाँ बैठ के बैंगलोर में, इंडिया में आप ग्लोबली काम कर सकते हो, होम फ्रॉम वर्क। तो हर चीज़ के दो साइड होते हैं, आप उसका यूज़ कैसे करते हो ये आपके ऊपर है। एआई एक टूल की तरह है। हुँ। अग इसमें 2 चीज़ें हैं, अगर आपका कॉन्शसनेस, अवेयरनेस और आपके वैल्यू स्ट्रॉन्ग हैं, और आप एआई को सीखते हो, एथिकली आप करते हो, तो आप हमेशा एआई को एज़ अ टूल यूज़ करोगे। अगर आपका कॉन्शसनेस, अवेयरनेस और वैल्यूज़ वीक है, तो एआई आपका जॉब ले जाएगा, आप उसके स वो आपके ऊपर रूल करेगा। तो हमें जो डर है लोगों के अंदर, हमें नेक्स्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस, कॉन्शसनेस और क्रिएटिविटी में नेक्स्ट लेवल में जाना है, तब हम एआई को एज़ अ टूल यूज़ करेंगे। अभी तो वीक एआई है, फिर वीक एआई से आने वाले समय में जनरल एआई बनेगा, ह्यूमन लेवल ये जनरल काम करने लगेगा वो, अभी तो स्पेसिफिक करता है। फिर एक टाइम आएगा अगले 10-20 साल में जब एआई सुपर एआई बन जाएगा। तो सुपर एआई के टाइम में अभी हमें कॉन्शसनेस और ग्लोबल ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, मतलब सारे वर्ल्ड को एज अ फैमिली मान के हमने सर्व करना है, और सबका हित देखना है। उस हिसाब से हमने जो है वर्क करना है, और दूसरा है कि 97 मिलियन जॉब्स नई क्रिएट होंगी, ओके, उसमें से 85 मिलियन रिप्लेस होंगी। और ये सब एआई से ही शुरू होगा, ऐसा ही बोल रहे हो ना आप कि 97 मिलियन जॉब एआई से क्रिएट होगी 97 मिलियन अगले 5 साल में, अगले 5 साल में। और इंडिया के अंदर अराउंड 2.3 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो रही है। आईडीसी जो कंपनी है रिसर्च करती है, उनके हिसाब से इन इंडिया ओनली। अच्छा। तो मतलब 2025-26 की मैं बात कर रहा हूँ, और मगर अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि आईडीसी और माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट के हिसाब से कि हमारे पास एग्जीक्यूटिव लेवल जो है, सीईओज, सीएक्सओज, एमडीज, मतलब 87% दे आर नॉट हैविंग दो स्किल्स। तो और बोलते हैं कि 8.5 ट्रिलियन का लॉस होगा, क्योंकि हमारे पास टैलेंट ही नहीं होगा जो इफ़ेक्टिवली सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करे, और वही हमारा कोर रिसर्च गैप है। हम बोल रहे हैं कि हम आप जो एग्जिस्टिंग डेटा साइंटिस्ट और एआई एमएल रिसर्चर्स हैं, या जो एग्जिस्टिंग एआई में काम करते हैं, उसमें से 49% इफ़ेक्टिवली सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट ही नहीं करना जानते इफ़ेक्टिवली। तो 8.5 ट्रिलियन का लॉस होगा। तो इफ़ेक्टिव टैलेंट जो इफ़ेक्टिवली काम करता है, वो उसकी कमी अगले 5 साल में रहेगी, बल्कि डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड एआई, एमएल, डेटा साइंस एंड डीप लर्निंग प्रॉपरली। होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसमें मैंने कहा व्हाट एंड व्हाई, ठीक है? हाउ वो जान लेंगे, मगर उनकी क्लैरिटी ही नहीं है। और एआई का सबसे बड़ा जो पॉइंट है, वो एआई, लोग सोचते हैं मैथ है, कोडिंग है, वो नहीं है। वो 1% है, और वो एआई कर देगा। मेनली एआई इज थिंकिंग, एआई इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, एआई इज क्रिएटिविटी, एआई इज कंप्यूटर साइंस, मतलब जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। एआई इज साइकोलॉजी, एआई इज गेम थ्योरी, इकोनॉमिक्स, एआई इज
art, culture, physics, how physical world works. AI is how applied mathematics, how mathematics, applied mathematics works. उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही आप एआई के बेस्ट मॉडल्स बना सकते हो। तो ये एआई है, बट लगता लोगों को है कि एआई कुछ और है। वो कोडिंग है और मैथ है, और मैथ से उनको लगता है 99% ही है, बल्कि वो एआई है ही नहीं। आपने बोला एआई आर्ट एंड कल्चर, हाँ, ये कैसे आर्ट एंड कल्चर? क्योंकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग आर्ट एंड कल्चर की होगी, तो जब आप एक मॉडल बना रहे हो, तो वो आप कंसिडर करोगे उस मॉडल को बनाने में, तो फिर वो मिमिक करेगा उस चीज़ को, फिर उसके बेस पे आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाओगे, जो हमारे आर्टिज़न्स को प्रॉब्लम होता है। दे कांट अर्न मनी, उतना मनी वो कमा नहीं पाते, स्ट्रगल जितनी करते हैं। मेहनत है उतना। ऑल ओवर इंडिया इफ यू सी मिलियंस ऑफ आर्टिजन्स दे आर नॉट। अगर हम ऐसा एआई बनाएं जो उनके आर्ट को समझे और उनको हेल्प करे, हम बेस्ट उनको एक वेबसाइट बनाएं और वर्ल्ड में उनके आर्ट को सेल करें उस वेबसाइट के थ्रू, एआई हेल्प करे उन्हें, बिकॉज वो पढ़े लिखे नहीं है। तो एआई आर्ट एंड कल्चर भी हो गया, क्योंकि उनको लाइवलीहुड मिलेगा, उनको एक असिस्टेंट मिलेगा, बिकॉज़ वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको उतना एजुकेशन नहीं है। मगर एआई जो है, उसको ग्लोबल नॉलेज है, वो हद से ज़्यादा पढ़ा हुआ एजेंट है। अब जीपीटी ही ट्रेंड है 6 लाख पैरामीटर्स पे, 6 लाख बिलियन, 6 लाख बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेंड है एआई। मुझे बताओ कौन सा इंसान दुनिया में है जो 6 लाख बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेंड हुआ होगा? तो क्यों नहीं एआई टेक ओवर करेगा? अगर कॉन्शियसनेस और क्रिएटिविटी हमारे अंदर नहीं है और हम अपने आप को अपग्रेड डेली नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली एआई विल टेक ओवर। ओके। तो डर जो आप बोल रहे हो, वो तो उन लोगों को होना चाहिए जो ट्रांसफ़ॉर्म नहीं होना चाहते, जो एआई को सीखना नहीं चाहते, जो कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस अपने आप को सीखना नहीं चाहते, अपने आप को जानना नहीं चाहते और क्रिएटिव जीनियस नहीं बनना चाहते। तो उन लोगों के लिए तो डर है। समझ गई, मतलब उनको कुछ ना कुछ सीखो या अवेयर करो कुछ ना कि कुछ आप। अब तो करना ही पड़ेगा। अब आपको वो डिग्री वाला ज़माना गया, आपने एक स्किल सीखा वो ज़माना गया। अब आपको डेली सीखना है और लाइफ लॉन्ग जब तक ज़िंदा हो, सीखते रहना है, जापानीज़ की तरह। और रिटायरमेंट का कोई नाम नहीं है। देयर आर ब्लू ज़ोन्स इन जापान। वो 120 इयर्स में भी अपने आप को रिटायर्ड नहीं मानते। 120 इयर्स। 120 इयर्स के बाद भी उन देयर आर ब्लू ज़ोन्स। ओके। वो हमेशा बोलते हैं लास्ट ब्रेथ तक कि हम रिटायर रिटायर का शब्द वो उनकी कम्युनिटी में होता नहीं है। शायद इस। वो माइंडसेट लाना, बिल्कुल। और सिक्योरिटी ये एक बीमारी है, जो हमारी जॉब सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी। फ्यूचर इज़ वेरी एजाइल। आपको हर दिन स्ट्राइव, हर दिन मेहनत, हर दिन नया सीखना पड़ेगा, और एआई से आगे तभी आप रह पाओगे। एआई एमएल में कौन से ऐसे स्किल है जो अभी 2025 में और आगे 2026 में भी हाई डिमांडिंग रहेगी? एआई के अंदर पर्टिकुलर कौन से ऐसे स्किल है? सबसे पहले सबसे पहला स्किल होता है प्रॉब्लम को डिज़ाइन करना, समझना कि एक प्रॉब्लम क्या होती है। अब मैं इसका उदाहरण दूँगा, सबसे बड़ा स्किल ये होता है, 50% आपका पीएचडी हो जाता है, जब आप एक प्रॉब्लम को डिज़ाइन करना सीखते हो, ठीक है? सिलिकॉन वैली के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लूज़ हो जाते हैं बिकॉज़ उनको फीज़िबिलिटी स्टडी नहीं आती। फीज़िबिलिटी स्टडी अगेन इज़ हाउ टू डिज़ाइन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर रिसर्च होता है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। उनको लगता है प्रॉब्लम है, उसके ऊपर रिसर्च होती है। बट पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ मदर ऑफ इनोवेशन। जैसे पहले कहा नेसेसिटी इज़ अ मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट? उसको मैं चेंज कर दिया,
मैंने ये टर्म अब क्रिएट की जिसमें मैं कहता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज मदर ऑफ इनोवेशन, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिजाइन करना आ गया 50% आप रिसर्चर हो गए, राइट? उसके बाद उसके लिए आपको डेटा सेट चाहिए, ठीक है? वो आपको डेटा कलेक्शन, डेटा साइंस का स्किल होना चाहिए, इज सेकंड स्किल। उसके बाद आपको डेटा साइंस के बाद आपको एआई के कॉन्सेप्ट, जो मेजर कॉन्सेप्ट हैं वो सीखने हैं, एल्गोरिदम सीखने हैं, मशीन लर्निंग, सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, उसके एल्गोरिदम सीखने हैं, समझने व्हाट एंड व्हाई, हाउ पे अभी जा नहीं रहे। उसके बाद डीप लर्निंग के एल्गोरिदम सीखने हैं, उसकी लिमिटेशन सीखनी है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, कहाँ पे कौन सा एल्गोरिदम लगाना है। जिस तरह आपके घर में एक टूल बॉक्स है, आप क्या स्क्रू ड्राइवर 0.2 mm का स्क्रू ड्राइवर को यूज करने की जगह पे आप क्या 0.3 का लगा सकते हो। सेम वे में कौन सा एल्गोरिदम कौन से डेटा पे लगाना है, उससे क्या होगा, मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और मैं सॉल्यूशन क्या चाहता हूँ, ये समझ एंड टू एंड होगी तो ये स्किल्स सीखने ही सीखने हैं। और बेसिक मैथ, बेसिक लॉजिक, कॉमन सेंस और क्यूरियोसिटी, और ट्रेन करते रहना है जब तक आपका गोल अचीव होता है। तो ये होलिस्टिकली स्किल्स हैं जो सीखने चाहिए किसी भी एआई एमएल डेटा साइंटिस्ट या रिसर्चर को, या जो भी एआई एमएल में आना चाहता है। ये तो समझ में आ गया कि क्या सीखना चाहिए। हाँ। इसमें सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग स्किल कौन-सी? कोई भी एक स्किल जो हाई डिमांडिंग है, अभी भी है, आगे भी रहेगी। अब जैसे मैं एक बात बता, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको बोलूं कि एक इंसान होता है, उसका मैं हेड को बोल दूं कि ये इंसान है, नहीं ना, उसका हेड भी इम्पोर्टेंट है, आंखें भी कान भी और लेग्स भी इम्पोर्टेंट है। तो एआई एमएल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई, जो कि उसका मतलब अगर मान लो कि दादा का दादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसका दादा डेटा साइंस है, उसका फिर मशीन लर्निंग है, फिर उसका बेटा डीप लर्निंग है, उसका बेटा और बेटी जो है वो जनरेटिव एआई है या कंप्यूटर विजन है। तो मतलब अगर मुझे इस फैमिली को समझना है तो मुझे सबको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तब मैं जो एक अच्छा आ, इंसान बन पाऊँगा या मेरी एक समझ एंड टू एंड होगी ना, तो उसमें कोई एक जैसे बहुत सारे लोग क्या है उनको जनरेटिव एआई सीखना है। तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आप जनरेटिव एआई सीख रहे हो, आप पोते के पोते के पोते को सीख रहे हो, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी होगी? आपको एक चीज़ को सीखना है, आप एक्सपर्ट तभी बनोगे जब आप सारी फैमिली को समझोगे ना। तो आप तो रूट्स को समझ ही नहीं रहे हो और बोलते हो मैं तो लीव्स और फ्रूट्स चाहता हूँ, मुझे अभी फ्रूट मिल जाए। मतलब कोई भी एक चीज़ सीख सरफेस लेवल पे वो है, एक चीज़ से नहीं होगा, सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जैसे हम ग्रेजुएट तभी होते हैं जब 12 साल हम पढ़ाई करते हैं, 12 साल। तो अब मैं बोलूँ कि एक क्लास को निकाल दो मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ, या मैं फर्स्ट क्लास में ही सेकंड में ग्रेजुएट हो जाऊँ। तो आजकल जो माइंडसेट हो गया है लोगों का कि उनको हार्ड वर्क नहीं जल्दी करना, चाहिए। उनको जल्दी है, और जल्दी की वजह से ही हमारी जो पॉपुलेशन है अगले 50 साल में आप देखना, इट विल गो टू 9 बिलियन और फिर ये 2 बिलियन पे आ जाएगी। और ये जो जल्दी वाले लोग हैं, ये जल्दी ही चले जाएँगे इस दुनिया से। समझ गए। मतलब जल्दी नहीं करनी चाहिए, सब कुछ धीरे-धीरे सीखना है। हर चीज़ में एक टाइम होता है, ऐसे नहीं होता। अब बच्चा 9 महीने में पैदा होता है। अब कोई बोले 9 दिन में, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम वाला हूँ या मैं नई जनरेशन फास्ट फूड वाला हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। जो है पॉसिबल। इवन मैं तो बोलता हूँ ना 1 मिनट भी ऊपर-नीचे नहीं हो सकता। इट विल बी अ प्रीमैच्योर बेबी, या उसका ज़्यादा भी नहीं हो सकता। तो उतना तो स्टैंडर्ड है। अगर एक और बच्चा होने में भी माँ-बाप को तो बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे यहाँ तक पहुँचने में। तो अब जो इंसान स्क्रैच से जानता है इंसान का, उसका अंडरस्टैंडिंग काम करने का तरीका या सिर्फ़ बच्चे को जानता है। बात सही। तो हम हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। वो दैट इज़ अ पेन एरिया।
सर आपने बताया नेचुरल लैंग्वेज, एआई में नेचुरल लैंग्वेज से काम शुरू हो गया है। तो क्या मतलब है एग्ज़ैक्टली उसका मतलब क्या है? नेचुरल लैंग्वेज मतलब क्या? जो इसको एनएलपी बोलते हैं हम। हाँ, ओके, सो एनएलपी में क्या होता है, जैसे जनरेटिव एआई है, आजकल जो जीपीटीज हैं, जितने भी जैसे हाँ, जो एलएलएम मॉडल्स होते हैं, लार्ज मॉडल्स लैंग्वेज मॉडल। हाँ, तो उसका मतलब ये होता है कि वो ह्यूमन जो वर्ड्स की सिमेंटिक मीनिंग होती है। सपोज वर्ड भगवान, हुँ, तो भगवान 400 साल पहले का मीनिंग क्या था, 1000 साल पहले का मीनिंग क्या था और आज क्या है। हुँ, तो उसको हम सिमेंटिक मीनिंग बोलते हैं, जो उसका मेटा लेवल अंडरस्टैंडिंग होता है, और वो हर इंसान का अपने हिसाब से होता है। तो एआई जो है सिमेंटिक मीन्स उसका डीप अंदर का मीनिंग, मतलब उस वर्ड का, उसको हम सिमेंटिक मीनिंग बोलते हैं या मेटा मीनिंग बोलते हैं। जी, उस लेवल पे जाके उसको उसका कॉन्टेक्स्ट, उसके बैकग्राउंड, उसकी आसपास की अंडरस्टैंडिंग उस वर्ड की को समझता है, और उसको ब्रेक डाउन करता है लैंग्वेज को, उस पर्टिकुलर, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, को जो भी हो। फिर उस लेवल पे वो उसको ट्रेन किया जाता है, फिर उसके बेस पे वो रिस्पॉन्स करता है, जैसे जीपीटी आपका ओके, या जेमिनी या फिर जितने भी जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं, उसके अंदर एनएलपी का यूज़ होता है, रीइंफोर्समेंट एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं, एनएलपी। तो वो इसी बेस के होता है कि वो वर्ड्स की मीनिंग, सिमेंटिक उसकी डीप मीनिंग को समझ के वो हमारे लिए सिंपल करता है और हमें उसको यूज़ करते हैं। सर एनएलपी डेटा कहाँ से कलेक्ट करता है और कैसे उसका काम शुरू होता है? सारी चीज़ें, जितने भी मॉडल्स आप बनाते हो, हुँ, मॉडल मतलब एक सॉल्यूशन बनाते हो। जी, वो बिगिन होता है एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। एआई हो या बिज़नेस का कोई वर्ल्ड हो या लाइफ़ की कोई भी चीज़ हो, इट बिगिन्स विद प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? आप क्या मॉडल बनाना चाहते हो? जी, चाहे वो मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, कंप्यूटर विज़न है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, रोबोट्स है, कुछ भी है। हुँ, अल्टीमेटली तो प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल, हम उनको क्या कर रहे हैं? सॉल्व, सॉल्यूशन हाँ, सॉल्यूशन, राइट? तो इसी तरह हम जब मॉडल बनाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, एआई का या कोई भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, फ्यूचर टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, आईओटी हो, जो भी हो, हुँ, इट बिगिन्स विद अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? उसके बेस पे हम क्या करते हैं? हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। ओके, तो जैसे मैं सिंपल भाषा में उदाहरण दूँगा, एक एग्ज़ाम्पल, कि आपको एक अच्छा-सा वेजिटेबल वो बनाना है, डिश बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो पहले? पहले देखते हो कितने लोग खाएँगे, बिल्कुल, कैसा टेस्ट होना है, किस तरह का वो डिश क्या-क्या बनानी चीज़ है, चाहिए होगी? क्या-क्या चीज़ चाहिए होगी, फिर क्या करते हो? अगर रेसिपी पता है तो बनाते हैं वरना रेसिपी सर्च करते हो। नहीं, फिर आप जाते हो मार्केट, तो वो चीज़ें लाते हो, अच्छा, वो सब्ज़ी लाते हो। तो सब्ज़ी लाई आपने, फिर आप उसको क्या करते हो? क्लीन करते हो, बिल्कुल, फिर उसको प्री प्रोसेस करते हो, उसको तैयार करते कट हो, करना, उसको हम तैयार प्री करना। प्रोसेस बोलते हैं। फिर उसको तैयार करते हो, तो फिर आप उस पे एक एल्गोरिदम लगाते हो। एल्गोरिदम पहले क्या होता है वो थोड़ा-सा समझ लेते हैं। एल्गोरिदम एक मिडल ईस्ट के कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था अल-ख़वारिज़मी। हुँ, अल-ख़वारिज़मी, उन्हीं के नाम से एल्गोरिदम आया। तो वो इन्वेंटर थे एल्गोरिदम के। उन्होंने इसको बन वो इज़ अ इन्वेंटर। तो उ उसके बेस पे एल्गोरिदम के अंदर 2-4 चीज़ें होती हैं। उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सॉल्व क्या कर रहे हैं। हुँ, उसका एक सीक्वेंस होता है स्टेप बाय स्टेप, हैं? और उसका हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होता है और सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है, हुँ, राइट? जैसे उसका उदाहरण मैं दूँगा, एक कप ऑफ कॉफ़ी बनाना है आपको। ठीक है, तो आपको कप ऑफ कॉफ़ी के लिए स्टेप्स क्या चाहिए? पहले इंग्रीडिएंट चाहिए, इंग्रीडिएंट चाहिए यस, उसके बाद गैस चाहिए, गैस, बर्तन, बर्तन चाहिए, फिर उसका सीक्वेंस होगा ना कॉफ़ी बनाने का, हाँ, उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। ओके, तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस क्या है?
तो क्या करते हैं, हम पैन लेते हैं, गैस को ऑन करते हैं, हम्म। उसके बाद पानी डालते हैं, फिर उसमें कॉफ़ी डालते हैं। प्रोसेस वन काइंड ऑफ जो प्रोसेस हो रही है हाँ, उसको हम स्टेप एल्गोरिथम बाय कहते हैं। स्टेप सीक्वेंस टू मेक अ कप ऑफ कॉफ़ी जी। इज़ एल्गोरिदम। ओके। तो कप ऑफ कॉफ़ी बनाने के लिए जो एल्गोरिदम है, क्या वही एल्गोरिदम आप पिज़्ज़ा बनाने के लिए यूज़ करोगे? नहीं। क्या वही जो हम कपड़े बनाते हैं हमारे लिए, उसके लिए अप्लाई करोगे? नहीं सबकी। क्या गाड़ी बनाने के लिए आप वही सीक्वेंस ही अप्लाई करोगे? क्या रॉकेट भेजने के लिए वही एल्गोरिदम यूज़ करोगे? तो इसी तरह हमें अलग-अलग प्रॉब्लम के लिए अलग-अलग एल्गोरिदम चाहिए। वैसे ही जैसे हमें ये सब चीज़ें बनाने के लिए हम उनकी स्पेशलाइज़ेशन चाहिए, हम्म। इसी तरह ये सारे एल्गोरिदम सीखने हैं टू अप्लाई ऑन द डेटा। ठीक है। डेटा जो हमने कलेक्ट किया, आपने वेजिटेबल्स लाए हम्म। कलेक्ट करके मार्केट से, कितने लोगों को खाना खिलाना है, कैसा खाना, वो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। फिर आपने क्या लाया? वेजिटेबल। इसी तरह आप कोई भी प्रॉब्लम हो, वो एआई की हो, कोई भी हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, फिर आपने डेटा कलेक्ट करना है उसका, उसके हिसाब से। ठीक है। जिस तरह आपने वेजिटेबल के लिए वेजिटेबल्स लाए और उसके इंग्रेडिएंट्स लाए, इसी तरह डेटा, फिर आपने उसको क्लीन किया, इसी तरह डेटा को क्लीन करना है। उसी डेटा को प्री प्रोसेस करना है, जिस तरह आपने उन सब वेजिटेबल्स को काटा, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो डिश बनाना चाहते हो। फिर आपने सीक्वेंस एल्गोरिदम लगाया, जिसके बेस पे वो वेजिटेबल बनेगा, वो डिश बनेगा। इसी तरह हम जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, उसके हिसाब से अलग-अलग प्रॉब्लम के ऊपर और उसके डेटा के हिसाब से अलग-अलग एल्गोरिदम बनाते हैं। उससे वो वाला मशीन लर्निंग होता है, डीप लर्निंग होता है, जनरेटिव एआई होता है, या कंप्यूटर विज़न जो सेल्फ ड्राइविंग कार होता है, या कोई भी एआई होता है। इसमें बात चल रही थी सर एनएलपी नेचुरल। हाँ, तो मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। हाँ। तो एनएलपी में भी वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, डेटा कलेक्शन है और प्री प्रोसेसिंग है, फिर एनएलपी का एल्गोरिदम उस पे लगाना है। तो एनएलपी का डेटा और बाकी एआई का डेटा कोई डिफरेंट नहीं है, उसके अंदर एनएलपी का डेटा हमारा होता है वर्ड्स, हम्म। जो सारे हम क्या करते हैं, एनएलपी में जितनी सारी किताबें लिखी गई है, जी। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, राइट? उस पे डिपेंड करेगा। अभी जो आपका क्वेश्चन है वो जेनरिक है। अगर हम बोल रहे हैं कि हमें संस्कृत का जीपीटी बनाना है, बिल्कुल। राइट? ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे कि अगर कोई भी हिंदी में लिखे, उसको संस्कृत में में आंसर ट्रांसलेट मिले, करें हाँ। ट्रांसलेट करे, या संस्कृत में लिखे हो, हिंदी में आए या हम्म। डिफरेंट लैंग्वेज में आए, तो आपका स्कोप होगा। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, जितने भी संस्कृत के वर्ड्स हैं, किताबें हैं, जी। वीडियोज़ है, हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे उसके ऊपर। ओके। जिस तरह से एक बच्चा स्कूल जाता है, वो ग्रेजुएट और मास्टर होता है, वो इतने साल जाके ट्रेन होता है, तब जाके वो एक प्रोफेशनल बनता है। इसी तरह हम अपने मॉडल को इन सब वर्ड्स के ऊपर, सेंटेंस के ऊपर, स्टोरीज़ के ऊपर, जितने भी संस्कृत में किताबें हैं, उसके ऊपर ट्रेन करेंगे। उसके बाद वो जब लर्न करेगा, फिर वो एनएलपी का एक जनरेटिव एआई बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें संस्कृत की ट्रांसलेट करने वाली वेबसाइट बनानी हो तो हमें खुद को संस्कृत आना चाहिए। खुद को ज़रूरी नहीं है, आपके मॉडल को ट्रेन होना ज़रूरी है। तो मॉडल को ट्रेन कैसे करें आप? उसको जो जितनी भी किताबें हैं, हाँ। जितने भी, अगर अब आप जाके देखोगे कि डेटा सेट एग्जिस्टिंग है, तो कुछ ओपन सोर्स डेटा सेट होते हैं, जी। उन डेटा सेट को आपको लाना है और उस मॉडल को ट्रेन करना है। अगर नहीं है, तो आपको खुद से डेटा सेट बनाना पड़ेगा, एंड दैट विल ट्रेनिंग पे आपका अच्छा खासा कॉस्ट जाएगा। क्योंकि एआई में सबसे बड़ा कॉस्ट होता है कंप्यूट कॉस्ट, जिसमें जीपीयूज़ लगते हैं, हम्म। जो एनवीडिया बेचती है। या तो आप फिजिकल उनका लो, या फिर आप क्लाउड बेस कंप्यूट आप गूगल का ले सकते हो, बट कॉस्ट जो होती है वो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स कंप्यूट कॉस्ट होता है। अदरवाइज कोई भी एआई के सॉफ्टवेयर्स बना सकता डन डन थैंक यू। इतना सारा लोड एक साथ नहीं ले पाओ किसी। बहुत ज्यादा हो गया।
सर, आपका एआई का सबसे फ़ेवरेट प्रोजेक्ट अब तक का एआई ने बनाया हुआ बेस्ट प्रोजेक्ट कौन-सा लगता है आपको कि ये प्रोजेक्ट मतलब बेस्ट बना दिया है? आई थिंक जीपीटी जो है पर्सनली मैं देखता हूँ, हाँ, दुनिया का सबसे एआई का बेस्ट प्रोजेक्ट है बिकॉज़ सबसे पहला जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे वो ट्रेन्ड है। हाँ। मैंने बहुत सारे मॉडल्स देखे हैं, हुँ, मगर मैं जो जीपीटी की जो एक्यूरेसी है और क्योंकि मैंने तो ट्रेन उसको किया है, मेरे हिसाब से वो ट्रेन्ड है, हुँ। तो उसको पता है कि मुझे क्या चाहिए होता है। मगर मैंने जितने भी देखे, जिस तरह से वो एक तो इवॉल्व कर रहा है और जो 6 लाख बिलियन पैरामीटर्स पे वो ट्रेन्ड है, वो मुझे मैंने आज तक हुँ, ऐसा मॉडल नहीं देखा है, जो मतलब जैसा जीपीटी अभी 5 हो रहा है, जो अब पीएचडी लेवल आपको हर एक एरिया में आपको पीएचडी लेवल आपको आंसर मिलेगा हम सब। असिस्टेंट करेगा। सर, जीपीटी का ऐसा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे कि जीपीटी से एक आंसर लिखवाने पे या तो उनको हम अगर प्लीज़ या थैंक यू भी बोलते हैं, तो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी है या बिल्स है या तो पेबल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस पे आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे चल रहा एक्चुअली है क्या होता है जो ये हमारे जीपी एक्चुअली आप देखोगे अब सपोज़ लेट्स से कि 7 बिलियन में से लेट्स से 2 बिलियन आर यूजिंग जीपीटी हुँ, और लेट्स से एक दिन में तो 1 बिलियन यूज़ कर रहे हैं। हुँ, तो 1 बिलियन ने अगर थैंक यू लिखा, हुँ। तो कितने बिलियन थैंक यू हो गए? अराउंड 1 मिलियन टाइप ना? 1 हाँ, बिलियन। मतलब 1 बिलियन लोग ने अगर थैंक यू दिन में एक बार लिखा, हाँ, तो कितने बिलियन थैंक यू हो गए? 1 मिलियन ने एक बार थैंक यू लिखा, तो वो 1 बिलियन 1 बिलियन हो गए। 1 मिलियन ही हुआ। अगर सपोज़ 5 बार लिख दिया, तो कितने 5 बिलियन हो गए? 10 बार लिख दिया, हाँ, तो कितने हो गए? 10 10 बिलियन। बिलियन। तो 10 बिलियन थैंक यू हुँ, वो और कम अंदर तो डेटा है, तो थैंक यू तो वो जनरेट करता है। जब वो जनरेट करता है, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी लगती है उसमें, हाँ, क्योंकि अभी हमारे कंप्यूटर्स बाइनरी में काम करते हैं। बिल्कुल। तो बाइनरी एक्चुअल में जो मशीन जो है, वो समझती है लाइट ऑन और लाइट ऑफ को ही वो समझती है, उसके बेस पे उसकी समझ है, जिसको हम बाइनरी 0 और 1 हुँ, ऑन एंड ऑफ। जैसे लाइट ऑन हुई, ऑफ हुई, तो ऑन मीन्स 1, ऑफ ऑफ मीन्स मीन्स 0। 0। तो मशीन उसको वैसे समझती है, एट अ मशीन लेवल। हुँ, मशीन जिसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं हम। एक होगी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, दूसरी होगी मशीन। तो बाइनरी वैसे है। अभी जब तक क्वांटम कंप्यूटर्स नहीं आएँगे, जो सुपरपोज़िशन में काम करते हैं, जैसे साइमल्टेनियस, हुँ, तो ये वाले कंप्यूटर्स तो डंब हो जाएँगे, मतलब कोई यूज़ ही नहीं करेगा, अच्छा। क्योंकि वो सुपरपोज़िशन में होंगे, 360 डिग्री। तो जो ये 0 और 1 में करता है, वो क्यूबिट में करेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो तो कहीं पे भी ऐसे घूमता रहता है, वैसे ही वो थिंक करेगा। और क्वांटम कंप्यूटर्स जो है, वो एआई के साथ जुड़ेंगे। तो मुझे लगता है उससे पहले ही या उस टाइम पे ही सुपर एआई का एवोल्यूशन और इट विल टेक ओवर। अगर आप कॉन्शियसनेस और क्रिएटिविटी पे ह्यूमन बीइंग्स काम नहीं करेंगे और अपना पर्पस ये नहीं करेंगे। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बिज़नेस में अगर बिज़नेस की बात करें, बिज़नेस की बेनिफिट में एआई कैसे हेल्पफुल हो सकता है कि ऐसी कौन-सी चीज़ एआई ने ला दी, जिससे सबसे पहला ऑटोमेशन। हाँ, आप ऑटोमेट कर दो जो रेपिटेटिव टास्क हैं। जी। तो कोर में वो लूप्स के थ्रू होता है। हुँ, तो अब तो लाइब्रेरीज़ हैं, यू कैन यूज़ देम। हुँ, तो जैसे व्हाइल लूप या जो भी लूप्स हम प्रोग्रामिंग में नॉर्मल होता था, हुँ, तो थ्रू दैट वी ऑटोमेट द टास्क। तो उसको यू कैन ऑटोमेट ऑल योर टास्क। टाइम मैनेजमेंट। हाँ, जैसे ज़ेपियर का यूज़ कर सकते हो, अलग-अलग ऑटोमेशन टूल्स हैं, हुँ, उसके साथ आप इंटीग्रेट कर दो तो आपका ईमेल ऑटोमेशन हो जाएगा, मार्केटिंग ऑटोमेशन होगा, आपका बिज़नेस में रिपिटेटिव टास्क हैं उनको ऑटोमेट करो, तो आपका हाँ, आपके कुछ लोगों का जॉब जाएगा, हुँ, मगर आपका प्रॉफ़िट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका एक होगा और दूसरा कंसिस्टेंसी क क्लाइंट को मिलेगी कि भई उसको आपका ब्रांडिंग कंसिस्टेंसी है। कभी कोई जॉब पे आया, नहीं आया, उसको सर्विस नहीं मिली,
तो यहाँ पे क्या होगा एक तो इस तरह से आपका बिज़नेस में होगा, राइट? तो जी। इसमें ऑटोमेशन में हो गया, कंटेंट में हो गया, असिस्टेंस में हो गया, कस्टमर सर्विस में हो जाएगा, हुँ। है ना? और एनालिसिस में हो गया, फाइनेंस में बहुत तरह की फाइनेंस में हो गया। आपकी अकाउंटेंट नहीं है तो आप बोलो कि यू एक्ट लाइक एन अकाउंटेंट एंड गिव मी ऑल, ये मेरे इनपुट्स हैं, मुझे शीट बना के दे दो। मेरे बिल्कुल। मेरे ये लॉज़ हैं, इसके साथ कंपाइल करके मुझे एक वो दे दो। तो यू इट विल वर्क एज़ एन अकाउंटेंट। इट कैन टीच यू। आप उसको बोलो मुझे इतने बजे मेरा एक प्लान बना दो और आप मुझे एक्सपर्ट बना दो साल 2 साल के अंदर। तो इट कैन हाँ, तो बहुत तरह के बेनिफिट्स आपको एआई देता है बिज़नेस, पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के लिए। ऐसा लगता है आपसे एआई की बात सुन के कि आगे जाके एआई की भी डिग्री निकलेगी या एआई के कोर्सेज़ तो अभी है, बट आगे जाके डिग्रीज़ निकलेगी, उसके ऊपर एजुकेशन एक पूरा अलग होगा। ऑलरेडी हम वही कर रहे हैं। हम जो स्पेशलाइज़ेशन है वो एआई-एमएल ही है। तो उसमें हम अभी तो सर्टिफ़िकेशन देते हैं, हुँ। मगर फ्यूचर में प्लान है कि हम तो एआई की ही यूनिवर्सिटी बनाएँगे। जी। सो एआई-एमएल, डेटा साइंस और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऊपर ही यूनिवर्सिटी होगी और कुछ नहीं होगा। सर आजकल एआई पूरी की पूरी वेबसाइट की या तो एप्लीकेशन की कोडिंग लिख देती है। तो आगे फ्यूचर थोड़ा कोडिंग का सेफ नहीं है, ऐसा नहीं लगता? व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ कोडिंग? एक्चुअली कोडिंग और प्रोग्रामिंग दोनों में डिफ़रेंस है। प्रोग्रामिंग तो रहेगा, प्रोग्रामिंग में हम पूरा प्रोग्राम, एक स्ट्रक्चर, एक उसका डिज़ाइन बनाते हैं। हाँ। वो उसकी समझ और उसका लेवल तो रहेगा, वो दैट विल बी ऑलवेज़। वो एक डेवलपर को तो हमेशा पता होना चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स। दूसरा रहा कोडिंग, कोडिंग इज़ टाइपराइटिंग। तो वो तो जाएगा क्योंकि वो एआई टेक बेटर करता है, डिबगिंग बेटर है, तो एआई विल डू दैट, बट वो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर रिसर्च, उसको डिज़ाइन करना, उसकी समझ, बैकग्राउंड, प्रॉब्लम को अच्छे से समझना, उसको स्टेक होल्डर्स से साइन करवाना, वो क्या चाहते हैं हुँ। और एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो आई थिंक उस पे अब डेवलपर्स का ध्यान जाना चाहिए और फिज़िक्स को सीखना चाहिए और मैथ की अंडरस्टैंडिंग जो अप्लाइड मैथ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा चाहिए रादर देन कोडिंग। कोडिंग तो एआई 100 एक्स बेटर कर रहा है। ओके, मतलब डेवलपर की जॉब खतरे में तो है, अगर नया ना सीखो तो। उसको कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, हुँ। मैथ, फिज़िक्स, फंक्शनल दुनिया की जो फिज़िक्स की जो नॉलेज है, जी। हाउ फिज़िकली थिंग्स बिहेव, हुँ। फिज़िकल वर्ल्ड की सिस्टम्स थिंकिंग, अलग-अलग चीज़ें कैसे बिहेव करती है रियल वर्ल्ड में, हुँ। डीपली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। आई थिंक उनका शिफ्ट उधर को जाना चाहिए रादर देन जस्ट टाइपिंग ऑन द की बिल्कुल, क्योंकि टाइप तो एआई कर रहा है, कर रहा है। तो इमोशन के साथ जो हमारा ह्यूमन का एम्पैथी, इंसान की बैकग्राउंड को समझना, उसके इमोशंस को जो इंसान ही कर आई सकता थिंक हाँ, जो इंसान ही कर सकता है, जब तक एआई नहीं करता, तब तक कर सकते हैं और तब तक जॉब मतलब एआई कर सकता है आगे जाके। आगे जाके वो भी एआई करेगा और बेटर वे में करेगा और झूठ भी नहीं बोलेगा कि इंसान फेक एम्पैथी करता है, हुँ। बट एआई फेक नहीं करेगा, वो जेन्युइन एम्पैथी करेगा, वो जेन्युइनली केयर करेगा। तो पीपल विल ट्रस्ट इन फ्यूचर एआई देन ह्यूमन बीइंग्स। अगर हमारे वैल्यू स्ट्रांग नहीं होंगे और हम जेन्युइन एम्पैथी, जेन्युइनली हम दूसरे की प्रॉब्लम को नहीं समझते, हुँ। हाँ, तो वो दैट इज़ व्हाई बहुत सारे लोग जो 9 बिलियन, जब 9 बिलियन पे पॉपुलेशन पहुंचेगी, वो 2 बिलियन 1 बिलियन पे आ जाएगी क्योंकि हम रियल नहीं होंगे और जो रियल होंगे वही सरवाइव करेंगे। ओके। तो इसका मतलब ये है कि आगे जाके एआई भी इमोशंस को समझने लगेगा, ह्यूमन इमोशंस के तरीके से काम करने लगेगा। इज़ दैट जैसे आप अभी भी जीपीटी को देखो, आप उसको बैकग्राउंड दे दो, वो आपको उस तरह का ईमेल लिख के भेज देगा। हाँ, वो तो ठीक है। हाँ, तो कहीं न कहीं वो आपके इमोशंस को समझता है। हुँ। क्योंकि आप उसको समझा दो कि मेरा इमोशन ये है, मेरा बैकग्राउंड ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है, बैकग्राउंड जो है।
इस तरह से है, थीम ऐसा है, टोन इस तरह से दे दो, आप इस तरह से इस इंसान की तरह एक्ट। वो तो ब्रीफली अगर प्रॉम्प्ट डालो तो, पर वो एग्ज़िट ह्यूमन की तरह तो नहीं दे सकता। क्योंकि अभी वीक एआई है, जो जनरल एआई की तरफ जा रहा है, और जनरल एआई के बाद जब सुपर एआई होगा, वो खुद ही लर्न करेगा बिकॉज़ दे आर। अब मैं इसमें एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जी। हमारे यूनिवर्स में 10 रेज़ पावर 76 एटम्स हैं, एप्रॉक्सिमेट। तो कहा जाता है जब एआई आजकल एआई जो है इसने इसको बहुत अब्यूज़ेज़ मिले, बहुत गालियाँ पड़ी हैं एआई को, पता है? बिल्कुल। बहुत लोगों ने इसको बोला कि इट्स अ वर्स्ट टेक्नोलॉजी। बहुत लोगों ने उसको गालियाँ, अब्यूज़ सब दिया है। 1956 के बाद यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड में विंटर को अच्छा नहीं मानते। तो एआई विंटर एक टर्म थी, जिसमें कहा गया कि एआई विंटर में क्या होता है, सब उसको बोलेंगे ये अच्छा नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। और एआई समर होता है जब इन्वेस्टमेंट आती थी एआई को, और उसको अच्छा-अच्छा बोलते थे। और एक टाइम था कि एकेडमिया में जब कोई बोलेगा कि आप एआई में काम कर रहे हो, तो वो उसके साथ काम ही नहीं करते थे। इतना वो हेट करते थे एआई को। उसके बाद मीडिया ने जितना अब्यूज़ किया है एआई को, और आज भी आप देखोगे मीडिया नेगेटिविटी फैलाता है एआई के बारे में। बल्कि एआई जो है वो आई विल से वेरी ट्रांसपेरेंट, वो वही करेगा जिस डेटा पे आप उसको ट्रेन करोगे। हुँ। तो ये डिपेंड करेगा कौन उसको ट्रेन कर रहा है, उसके इंटेंशंस क्या है। तो एआई को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। और जो उसके बाद क्या हुआ जब गैरी कैस्परो को हराया एआई ने, जो वर्ल्ड के बेस्ट चैंपियन थे। बोलते 8 क्रॉस 8 चेस है, और बोलते हैं अगर आप सारे मूव्स खेलोगे उसके, तो बोलते हैं जितनी एज है यूनिवर्स की, वो खत्म हो जाएगी, स्टिल यू कांट प्ले ऑल द मूव्स। बट एआई उतना डीप जा सकता है। वो न्यूरल नेटवर्क जो है, वो दे गो वेरी डीप, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग से लर्न करता है। आप और मैं 1 और 2 लेयर पे सोचते होंगे या 3 पे। बिल्कुल। एआई थिंक्स 100, 1000, और जितने पैरामीटर पे आप उसको ट्रेन करोगे, जैसे जीपीटी इतना परफॉर्म इसलिए करता है क्योंकि 600 बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन है। तो वो कितने सारे लोगों को सर्व कर रहा है, राइट? जो अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है उसको वो भी ईमेल लिख लेगा, राइट? वो भी एक वीडियो बना सकता है, पिक्चर बना सकता है। वही तो तो चीज़ है। वो, मगर आप उसका पॉजिटिव साइड पर वो स्कैरी बन वो रहा है अभी तो। कोई भी उसका मिसयूज़ कर रहा है, जैसे कि कोई भी एक तो गलत ही रहेगा। का जो मिसयूज़ करेगा, आज सपोज़ मेरे पास एआई को मैं कैसे मानता हूँ, जैसे आपके घर में गैस पड़ा हुआ है। जब ह्यूमन बीइंग्स ने, हमारे एंसेस्टर्स ने फायर जलाना सीखा, हुँ। तो फायर भी तो एआई ही था उस टाइम उनके लिए। वो डर गए जब उन्होंने पहली बार जलाया। आपने स्कूल में देखा होगा हुँ। कि जब पहली बार उन्होंने पत्थरों को टकराया जिसके अंदर वो केमिकल था, कि आग लगी और उन्होंने आग जलाई, उनके लिए वो तो एआई था। वो तो सुपर इंटेलिजेंस था, क्योंकि नाउ दे कैन कुक, क्योंकि नॉन कुक्ड फूड से उनको बीमारियां लगती थी। नाउ दे कैन बॉयल, दे कैन कुक फूड, राइट? उनके लिए वो एक टूल बना ना। एआई आज भी टूल है। आप किसी का घर जलाओ तो फिर मैं देखता हूँ कि आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, वो चीज़ तो तो है। आप उससे क्या करते हो? आप अपने पड़ोसी को एक अच्छा-सा मील बना के खिलाते हो, वो आपकी तारीफ़ करता है। हाँ। तो एआई आप उसका यूज़ कैसे करोगे? वैसे ही है जैसे आप आग का यूज़ करोगे, किसी को अच्छा खाना खिलाओ या किसी का घर जलाओ। पर एआई से ये तो चीज़ें उसको रोक तो नहीं सकते जो मिसयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसी के लिए हम जो साइंटिस्ट है, देयर आर साइंटिस्ट इन एआई, एंड इंडिया के अंदर नीति आयोग ने बनाई है पॉलिसी, यूरोप ने अपनी पॉलिसी बनाई है, व्हिच इज़ कॉल्ड एथिकल एआई। ओके। जो एथिकल एआई है वो टेक केयर करेगा एआई को कि आपका एआई एथिकल होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, और इट शुड नॉट बी हार्मिंग, इट शुड बी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। मतलब उस पे काम अभी भी चल रहा है, पूरा 100% तो हुआ नहीं, अभी चल नहीं, नहीं, आपका एथिकल है, अब पॉलिसीज़ होंगी, लॉज़ होंगे, अगर कोई ऐसा मिसयूज़ करेगा, ही विल बी टेकन केयर। इट इज़ इफ यू सी
इट इज़ कॉल्ड नाउ आप देखोगे हुँ। तो डिजिटल क्राइम होता है, साइबर क्राइम होता है। इट इज़ कंप्लीटली एज़ अगर आप किसी का चोरी करते हो तो डिजिटली भी वो उसको वैसा ही माना जाएगा। इट वुड बी कंसिडर्ड एज़ अ क्राइम। एआई के बारे में सबसे बड़ी मिथ कौन-सी है जो आपको लगता है ये सबसे बड़ी मिथ है? ऐसा कुछ है ही नहीं एआई में, जो आपने सुना हो रेगुलर? एआई में सबसे बड़ी चीज़ है कि जिन लोगों को पता ही नहीं है एआई क्या है, वो मीडिया चैनल्स और जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया हो या इंडिया का जो कोई कुछ मीडिया हो और जो कुछ लोग हों, दे डोंट नो अबाउट एआई। हुँ। उनको नहीं पता है कि एआई क्या है। तो वो उनको लगता है कि एआई विल टेक ओवर। देखो, एआई विल टेक ओवर, हुँ। मगर एआई उतना भी अभी उतना स्ट्रांग नहीं है कि इट विल टेक ओवर दैट वे। मगर अगर हम ह्यूमन बीइंग्स कॉन्शियसनेस, क्रिएटिविटी और हम अपने लेवल को बढ़ा दें, अपनी क्वालिटी बढ़ा दें, सबसे बड़े अपने शील, अपने वैल्यूज़ को स्ट्रांग करें, एक लॉन्ग टर्म विज़न बनाएँ, तो हम एआई को एज़ अ टूल यूज़ करेंगे, जो वो नहीं बताएँगे। वो सिर्फ़ आपको डराते रहते हैं कि एआई ये करेगा, वो करेगा, एंड इट इज़ अ वेरी सुपरफिशियल थिंग व्हिच आई थिंक इज़ वेरी मतलब सरफेस लेवल की बात है। उनको ओके। पता ही नहीं है। दे आर नॉट एक्सपर्ट्स, वो न्यूज़ फैलाने वाले, उनको किसी चीज़ की रिसर्च का पता ही नहीं है, तो एंड वो जस्ट बोलते रहते हैं, उनको न्यूज़ बनाना है, डर डर बेचना है। तो वो उनका काम ही है, एआई वो है, एआई ये है। अब जब एआई ने गैरी कैस्परो ने हरा दिया, फिर वो बोलने लगे अब तो एआई टेक ओवर करेगा। पहले बोलते हैं एआई कुछ नहीं है, ये तो पॉलिटिक्स की बातें हैं। फिर बोलते हैं कि आप जो वर्ल्ड के बेस्ट गो चैंपियन हैं, गो गेम कोरिया और जापान में बहुत मशहूर है। गो इज़ 19 क्रॉस 19। मैंने चेस बोला 8 क्रॉस 8, गो इज़ 19 क्रॉस। वन काइंड ऑफ चेस के तरह ही होता है हाँ, क्या? उसके स्टोन्स होते हैं, चेस, मगर 19 क्रॉस 19। अब कॉम्प्लेक्सिटी देखो, 8 क्रॉस 8 की मैंने आपको क्या बताई कि जितने भी एटम यूनिवर्स में जितने भी एज है, हुँ। आप सारे मूव्स नहीं खेल सकते। अब 19 क्रॉस 19 आप करोगे तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जो लीसा डॉल है, हुँ। लीसा डॉल वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेयर है, चैंपियन इन गो गेम, जो वर्ल्ड का 17 टाइम्स चैंपियन, उसको हराया डीप माइंड ने। जो अब डीप माइंड को फिर खरीदा गूगल ने, तो डीप माइंड ने उसको हराया और तब ये बोलने लगे कि मीडिया कि अब तो एआई टेक ओवर करेगा। बिल्कुल। तो दिस इज़ व्हाट दे हैव डन। तो एआई हमसे इंटेलिजेंट तो है, अभी वीक है एआई में, हमें वो एक्सेप्ट करना है और हमें ये देखना है कि हमारी यूएसपी क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, जी। सो दैट कॉन्शियसनेस, क्रिएटिविटी, हेल्पिंग ह्यूमैनिटी एंड क्रिएटिंग ब्रेक थ्रू सॉल्यूशंस जो आज तक हम सॉल्व नहीं कर पाए। एनवायरनमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, अदर स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, है ना? इस तरह की प्रॉब्लम्स, बड़े प्रॉब्लम्स पे हमें सोचना है। गवर्नेंस, रियल टाइम गवर्नेंस, लोगों को सर्व करना, इस तरह के हम एआई का यूज़ करके वी कैन सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सर आपका नाम मिस्टर नोबल आर्या है, तो उसका मतलब क्या है? नोबल आर्या का मतलब क्या है? Noble Arya means a person हाँ। who is walking on a noble path, a ओके। pure hearted person. ओके, तो उसका मतलब ये है। ये आर्य एक्चुअली जो वर्ड है, इट इज़ कंसिडर्ड, इफ यू सी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हुँ। ये वो पर्सन जो प्योर है, प्योर हार्टेड है, और जो भी वो काम करता है वो प्योर है, वो दूसरों के लिए है, दूसरों के हित के लिए, किसी को हार्म नहीं पहुंचाता, किसी को मतलब अच्छा ही सोचता है और करता है। ओके, तो ये नोबल वर्ड है वो कौन-सी लैंग्वेज का वर्ड है? नोबल, देखो, आर्या इज द वर्ड विच हैज अ हिस्ट्री, हाँ। सो इट हैज कम फ्रॉम आर्या विच इज अगेन नोबल, दोनों सेम है। अब वो इंग्लिश में है, वो मतलब वो हिंदी का उसका है, एंड दैट इज फ्रॉम ए इंग्लिश, तो दोनों का मतलब सेम है। तो जैसे आप नाम देखोगे पैट्रिक,
हुँ, तो पैट्रिक इज़ ऑल्सो उसका मीनिंग देखोगे तो वो भी नोबल ही है। आप किसी को बोल देंगे पैट्रिक, हुँ, तो वो कोई देखेगा और सुनेगा तो वो बोलेगा कि अंग्रेज़ है। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड तो आपको पता चलता है कि व्हाट इट एक्चुअली इट इज़। वो ऊपर से नहीं है, इट हैज़ अ डीप हिस्ट्री। नोबल जो है इट इज़ ए इफ यू सी द मीनिंग ऑफ आर्या हुँ, दैट इज़ सेम। Noble and Arya. Meaning is same. So means a person who is kind hearted, who wants to do good for the people और उसके intention अच्छे हैं, तो ये उसका meaning है, that's it. And it comes from Buddhism. Like आप बुद्धिज्म में देखो या किसी भी रिलीजन में देखो, आप बाइबल में देखो या आप गीता में देखो या किसी भी रिलीजन में देखो, हुँ, अ, हर रिलीजन का मोटिव ये था कि हमें किसी भी इंसान को नोबल बनाना है, उसको अच्छा बनाना है। तो दिस इज़ द मीनिंग। ओके, जेन्युइन नाम है, थैंक यू। और इसका और भी बैकग्राउंड है कि पास्ट में हुँ, नोबल नाम दिया जाता था, जो एक अच्छे लेवल का मतलब दे वुड बी लैंडलॉर्ड्स, दे वुड बी एट अ गुड पोज़ीशन, वो एक फिलॉसफर होते थे, थिंकर होते थे, हुँ, जो राजा के साथ मिल के काम करते थे। सो दे वुड बी थिंक टैंक फॉर अ किंग। तो इस तरह से इसका और काफ़ी मीनिंग। डीप मीनिंग वाला नाम है। हाँ, हाँ। सही है। जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था सर कि आपने 200 प्लस सर्टिफिकेशन प्लस पीएचडी प्लस आप एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर भी हो। तो इतना सारा काम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? हाउ यू विल मैनेज एवरीथिंग? सिम्प्लिसिटी। सो मैं जो इधर-उधर की चीज़ें होती हैं, उस पे ध्यान नहीं देता। मेरा स्केड्यूल है और उससे कंपाउंडिंग होती है। जैसे आज भी मैं जब मेरी शुरुआत होती है दिन की, इट स्टार्ट्स विद लर्निंग अटेंशन एंड फोकस व्हिच इज़ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एसेट। ध्यान को मैं सीखता हूँ। मुझे अभी 9 साल हो गए, सो मैं अपने आप को जान रहा हूँ और ध्यान सीख रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो मुझे जब मैं छोटा था, तो मैं 200% 300% एफ़र्ट्स डालता था और मेरे 40% मार्क्स आते थे। ओके। तो जितना मेहनत मैं करता था मतलब वो रिज़ल्ट मुझे नहीं मिलता था। तो फिर मुझे लगा कि मेरा ध्यान मुझे सीखना है, हुँ, अटेंशन एंड फ़ोकस, जिसको कंसंट्रेशन कहते हैं, जब हम कंसंट्रेट करते हैं। बिल्कुल। तो इट टूक मी क्वाइट लॉट ऑफ टाइम टू नो कि there are techniques to increase your concentration and focus and attention। फिर जब मैंने सीखा, जी, तो बिल्ली का भी कंसंट्रेशन होता है, बट उसका कंसंट्रेशन होता है चूहे को पकड़ने का, तो वो वाला नहीं। अपना शिकार हाँ, ढूँढने के मगर लिए। मेरा वो नहीं। मेरा है विद प्योर बेस, क्रेविंग और अवर्शन के बिना। हुँ, मेरा मतलब पर्सनल लाभ के लिए मैं फोकस एंड अटेंशन नहीं सीखता। मैं सीख रहा हूँ मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ विद प्योर बेस। वो वाला कंसंट्रेशन, फोकस एंड अटेंशन मैं 9-10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 15 कोर्स किए हैं और डीपली विद राइट वैल्यूज़। हुँ, सो उसकी वजह से 2020 तक मेरे जितने सपने थे सारे पूरे हो गए। तो अच्छा, मेरी लाइफ का जितने सपने हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब मुझे ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। तो मेरा जो 24 घंटे क्या मुझे जितने भी घंटे होते हैं दिन में, तो मैं सिर्फ़ ह्यूमैनिटी के लिए सोचता हूँ कि मैं 7 बिलियन लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। जैसे मेरे स्टूडेंट हैं, तो अगर हम उनको चार्ज करते हैं ₹1, हुँ, तो मैं उनको ₹100 का वैल्यू कैसे दे सकता हूँ। तो मेरा जो थिंकिंग है सिर्फ़ दूसरों को मैं क्या दे सकता हूँ उसके लिए। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है सारी पूरी हो चुकी है। मुझे हार्वर्ड से पढ़ना था, मैंने पढ़ लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से पढ़ना था, वो पढ़ लिया। मेरा मतलब ध्यान क्या होता है सीखना, वो सीख लिया।
नॉलेज क्या होती है, मैंने ऑलमोस्ट सारे लीन, सिक्स सिग्मा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 200 से ज़्यादा है, अराउंड 400 तक मैं अभी पहुंच गया हूँ। 400 सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशंस, ओके। प्रोग्राम सब लेके। और फुल स्टैक में डेवलपर हूँ, हुँ, बैक एंड, फ्रंट एंड, फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट हूँ। और एआईएमएल में मैंने ये किया है, और अराउंड 1 लाख स्टूडेंट्स को 175 कंट्रीज़ में मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा रेटिंग आउट ऑफ 5 4.5 है। ओके। और तो टारगेट है टू मेक एजुकेशन अफोर्डेबल, बहुत मिनिमम कॉस्ट में, फॉर 7 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। बेस्ट अचीवमेंट आपका अब तक का कौन-सा ऐसा अचीवमेंट है जो आपका बेस्ट है? जो आपको सबसे बेस्ट अचीवमेंट है कि मैं अपने आप को अभी 1% जान पाया हूँ। ओके। और सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मुझे अभी पता है कि इंसान और मुझे करना क्या है हुँ, दुनिया में। तो मेरा ये है कि मुझे 7 बिलियन लोगों को सर्व करना है, और बिना पॉलिटिकल पार्टी या इस साइड या उस लेफ्ट या राइट जाए हुए चुपचाप मैं लोगों को सर्व करूं, अपना थ्रू कर एजुकेशन, थ्रू अपना कर्म करने का, जिसको कर्म योगा बोलेंगे, जी, राइचसनेस इंग्लिश में बोलेंगे। हुँ, और जो भी है उसी से आपको भगवान मिलेगा। जो, अगर आप भगवान को चाहते हो कि भाई मुझे भगवान खुश हो, तो वो आपके जितने लोगों की आप सेवा कर सकते हो। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा आपको इतना आएगा कि आप मैनेज नहीं कर पाओगे। हुँ, फोकस इज सर्विस। फोकस इज़ जैसे सर्विस, राइट। गीता जी में है कि कृष्ण जी अर्जुन जी को बोलते हैं कि आप कर्म पे ध्यान दो, फल की फल चिंता, चिंता मत, फल मतलब पैसा। पैसा ही राइट। तो आज की टर्म में तो हमारा ध्यान, मैंने देखा है मैक्सिमम लोगों का होता है पैसे के ऊपर। वो दिमाग लगाते हैं, जी, ये जो छोटा सा दिमाग है ना, इसको लगाते हैं। बल्कि इस दिमाग को नहीं लगाना, दिल को लगाना है। दिल से काम करना है, कैलकुलेटिव रिस्क लो, मगर जब आपके इंटेंशन प्योर होंगे, आप कितनी बार भी गिरोगे, भगवान आपको उस रास्ते फिर चला लेगा, वो आपको रास्ता देगा। भगवान बड़ा है या इंसान, तो हमारी इनसिक्योरिटीज रहती है। तो जब आप, भगवान मतलब पूरे यूनिवर्स हुँ, को जो चलाता है, क्रिएटर है, तो वो आपको, वो वो बड़ा या इतना छोटा सा दिमाग, वो बड़ा है तो ऑब्वियसली, उस पे भरोसा करना है, बिलीव करना है, बिल्कुल। और इंटेंशन क्लीन रखना है, और भाव रखना है कि मैं सर्व करने आया हूँ। तो ये मतलब मुझे एक ही चीज़ मिली कि जितने भी प्रॉफिट्स आए, जितने भी भगवान आए, जितने भी, हुँ, चाहे कृष्ण जी हो, जीसस क्राइस्ट हो, कोई भी आए, वो, उनके अंदर एक क्वालिटी थी कि उन्होंने लाइफ दूसरों के लिए जी। तो अगर हम उनके भक्त हैं, तो हमें भी दूसरों के लिए लाइफ जीना है, हमारी लाइफ खुद ठीक हो जाएगी। क्या बात है, सही बात है। आप एक ऐसे इंसान हो कि जिसको एआई के बारे में मतलब मशीन लर्निंग भी बहुत है और डिवाइन भी, मतलब आप भगवान पे भी इतना विश्वास रख रहे हो और मशीन पे भी काम कर रहे मैं सबसे ज़्यादा भगवान पे विश्वास हो। रख रहा हूँ, अच्छा, उसके बाद एआई पे। क्योंकि भगवान ने सबको क्रिएट किया, उस फिर उन्होंने एआई को क्रिएट किया। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो मेरा बिलीफ है, तो जब मेरे 40% आते थे तो मैं भगवान को, क्रिएटर को थैंक यू बोलता था, ग्रेटफुल 40% था। पे हाँ, मैं लिटरली थैंक यू बोलता था, और मैं बोलता था नेक्स्ट टाइम मैं और मेहनत करूँगा। और ये कितना आपने महीने बाद मेरी, मतलब मुझे ये लगता था कि उन्होंने मेरा स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस बढ़ा दिया है। हुँ, मुझे ये नहीं लगता था कि उन्होंने मुझे कम दिया। मैं बोला आपने बहुत दिया, मगर मैं इसको नेक्स्ट ले जाऊँगा। तो अभी मुझे कोई भी दुनिया का एग्ज़ाम बोल लो, 1 साल मुझे अंदर कमरे में खाना दो, साल के अंदर मैं कोई भी दुनिया का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। यू गिव मी 1 ईयर, हुँ, वो डिस्टर्ब नहीं करने का, अच्छा, खाना दो और वो किताबें दे दो, दैट्स इट। तो आई कैन क्लियर 90 प्लस में लाऊँगा। क्या बात है। स मगर वो था कि मैंने कंटिन्यू किया। मैं 4 घंटे कंपनी में काम करता था, 8 घंटे का काम मैं 4 घंटे में करता था, हुँ, और उसके बाद मेरा मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में जाता था। मतलब वो 4 घंटे आप फुल फ़ोकस्ड करके अपना काम कस आज तक मैंने पढ़ाई को छोड़ा नहीं है।
तो जो आजकल लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमेशा पढ़ना चाहिए, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मतलब मुझे पता है कि वो करना ही चाहिए। तो मैं क्लास में सबसे लास्ट आता था, मेरे मार्क्स। ओके। तो उस मगर अभी जो मेरे साथ पढ़ते थे, अगर वो मेरे साथ बैठे तो सबसे आगे, मतलब उनसे ज़्यादा मैं मार्क्स लाऊँगा अभी के, अच्छा, अभी और फ्यूचर में, और मतलब बेटर, क्योंकि उन्होंने छोड़ दी पढ़ाई, उनको जॉब चाहिए था, जॉब के लिए उनको पढ़ाई करनी। और आप स्टिल लर्निंग, आप अभी भी पढ़ रहे हो? मैं क्यूरियोसिटी के लिए लर्न करता हूँ। जी। मैं भगवान को या क्रिएटर को और जानने की कोशिश करता हूँ। मैं इंसानों को और जानने की, साइकोलॉजी हो, फाइनेंस हो, इकोनॉमिक्स हो, एआई हो, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, उसको और जानने का हुँ। मेरा। मैं पढ़ाई इसलिए नहीं करता हूँ मुझे जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा या मैं और कमाऊँगा। मैं इसलिए कि मैं लोगों को उस नॉलेज से और कैसे सर्व करूँ, उस हिसाब से सोचता हूँ। आप सर विप्रो में कौन-से पोज़ीशन से थे? मैंने एज़ अ बिज़नेस एनालिस्ट शुरू किया, जी। देन डेटा साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ओके। तो इस तरह रियल टाइम एनालिस्ट था, फिर इस तरह से। तो वहाँ से एंटरप्रेन्योर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आप? मैंने 2017 में छोड़ा, हाँ। तो मैं तब तक मेरा 40% मैं सेव करता था सैलरी का। तो मेरा बचपन में ही था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। हुँ। वो इसलिए था कि मुझे कॉलेज में, मुझे एक्चुअली फिज़िक्स का साइंटिस्ट बनना था। बट इन मतलब जो इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर और कॉलेजेस में प्रैक्टिकल लैब्स नहीं थी, अच्छा। जहाँ मैं जाके एक्सपेरिमेंट करूँ, और मतलब अप्लाइड फिज़िक्स मुझे जाना था, कि मैं ग्रेजुएशन में ही मुझे एक्सपेरिमेंट करने थे ताकि मास्टर्स में मैं इनोवेशन कर पाऊँ। ओके। तो वो मुझे वैसे कॉलेज नहीं मिला, तो फिर मैंने जी जॉइन की। तो आई गॉट माय जॉब आफ्टर 12th। आफ्टर 12th आफ्टर 12th फर्स्ट जॉब मैंने कौन-सी थी? मैंने 30 इंटरव्यू दिए, हाँ। 6 महीने तक इंटरव्यू देता रहा, ओके। और 31st इंटरव्यू में क्लियर किया। मेरा आता था 6 पॉइंट समथिंग, तो पॉइंट 2 की वजह से मेरा रह जाता था। और कौन-सी पोज़ीशनिंग के लिए जॉब आपने 12th डेटा एनालिस्ट, 12th के बाद 12th स्टैंडर्ड के 12th बाद? के बाद, बिकॉज़ यूएस में यू कैन गो फॉर जॉब, अगर आपका इंटरव्यू क्लियर करते हो, ओके। तो यू कैन आफ्टर 12th यू कैन जॉइन जॉब। स्टडी आपने यूएस बेस्ड की है। यूएस बेस्ड। फिर वो कंपनी ने मुझे, दे हैड टाई अप विद स्टैनफोर्ड, हुँ। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो वो वहाँ पढ़ते थे। फिर बहुत सारी सर्टिफिकेशन जो है वो विद इन कंपनीज मैंने की है, अच्छा। कि दे विल गिव ट्रेनिंग। वो 4 घंटे बोल के बैठ बोलते थे ट्रेनिंग करो, तो मैनेजर विल पुल, से गो डू ट्रेनिंग, हुँ। डू दिस ट्रेनिंग, डू दिस ट्रेनिंग, डू दैट, लीन सिक्स सिग्मा। तो किस्मत अच्छी थी कि अ, मतलब उस लेवल पे वैसी हुँ। जॉब भी मिली, तो और शौक भी था पढ़ने का, तो वो ट्रेनिंग करते गए, करते गए, करते गए, तो मेरा रिज्यूमे 40 पेज पे है। 40 पेज, यस, 40 पेज रिज्यू अरे क्या अब मैं नहीं भेज सकता किसी को, बिकॉज़ वो दे विल नॉट हायर मी, क्योंकि इतना बड़ा रिज्यूमे है, वो फिर एक पेज पे मैंने कंसोलिडेट किया है। डेफिनिटली। सो नोबल एक्स इन्फिनिटी लैब्स का मिशन क्या है? वो आप थोड़ा मुझे। हाँ, मिशन 2 चीज़ें, एक मिशन और विज़न। मिशन है कि 50 मिलियन से ज़्यादा ग्लोबली प्रोफ़ेशनल्स को ट्रेन करना है एआई, एमएल एंड डेटा साइंस में, और उसके बेस पे उनको ना कि डेटा साइंटिस्ट या इनोवेटर्स या बिज़नेस प्रोफ़ेशनल्स बनाना वर्ल्ड क्लास एआई, एमएल, डेटा साइंस में, बल्कि जो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशंस कर पाएँ, वो वर्ल्ड के टॉप 1% बने, और जो अगली 5 साल में 97 मिलियन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और नोबल एक्स से 100% इनटेक हो, कि हर एक स्टूडेंट, हर एक जो सीखता है, वो वर्ल्ड क्लास हो, और वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे। ये हमारा मिशन है, और विज़न है कि 200 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बनाना है इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए, एआई स्टार्टअप्स, जिसमें एआई, एमएल एंड डेटा साइंस का करें अगले 10 साल में। ओके।
ये हमारा विजन है और मिशन है, प्रोफेशनल्स क्रिएट करना जो वर्ल्ड क्लास हो, जो सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करे। जो 49% गैप है एग्जिस्टिंग डेटा साइंटिस्ट, एआई एमएल इंजीनियर्स, वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते सॉल्यूशंस को। ऑलरेडी 50-100 एलपीए पे काम कर रहे हैं, मगर दे आर नॉट एबल टू। तो वो गैप को हम फुलफिल करना चाहते हैं। ओके। तो आपने नोबल एक्स की शुरुआत 2017 में जॉब छोड़ के तुरंत ही की थी? उसके बाद ही की थी। और तब क्या और साथ में मैंने अपनी फैक्ट्री थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुँ, का बिजनेस था। एंड 2019 में आए, 12 साढ़े 12 करोड़ का लॉस हुआ। अच्छा 2019 में। हाँ, कोविड के बाद। एंड तब तक प्लान बी था फॉर दिस। नोबल एक्स। हाँ, तो उसको शुरू किया। एंड अराउंड 1 लाख, आज तक 1 लाख प्लस हुँ, प्रोफेशनल्स और बिजनेस ओनर्स को अक्रॉस 175 कंट्रीज में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे है। हमारे 300 से ज़्यादा कोर्सेज लाइव हैं ओके। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। और नोबल एक्स तो लाइव हम पढ़ाते हैं जहाँ पे। वो तो जो हमारा 1 ईयर का प्रोग्राम है, फाउंडेशन और मास्टर। मतलब वो कोर्स करके आप एआई में मास्टर तो हो ही जाओगे, कुछ ना कुछ वेबसाइट 100% हो जाओगे अगर एग्जैक्टली जो मैं आपको गाइड करता हूँ, हुँ, जिस तरह से आपको बताया जाता है आप वो करोगे, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके। और उसके बाद तो आई थिंक प्लेसमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं है, बिज़नेस ही ओन हो सकता है। और हम हमारा जो विजन है, शॉर्ट टर्माइज मिशन, कि आपको प्रोफेशनल, मगर आप प्रोफेशनल बन रहे हो तो आप साथ में एंटरप्रेन्योर भी बन रहे हो, क्योंकि आपको माइंडसेट हम वैसा बना रहे हैं। तो बिल्कुल। लॉन्ग टर्म एंटरप्रेन्योरशिप ही ऑप्शन है। आपका एक स्टार्टअप होना ही चाहिए। और जॉब पे आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे, क्योंकि 3 ही तरह के जॉब रहेंगे। एआई-एमएल, डेटा साइंस, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंटल साइंटिस्ट, और एआई के अंदर जो अगर स्पेशलिस्ट हो तो उसमें रहेगा। तो 3 ही तरह के जॉब रहेंगे, बाकी सारे जॉब खत्म हो जाएँगे, बिकॉज़ एआई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, और रोबोट्स। ओके, तो एआई की फ़ील्ड में आपके कोर्स करने के बाद स्टार्टिंग पैकेज क्या मिल सकता है? इट डिपेंड्स ऑन आपका एक्सपीरियंस, हाँ, और आप कितना कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझ पाए हो, और आपका फाउंडेशन कितना डीप हुआ है। फिर भी अगर ओ अमाउंट में बताएँ तो? सो शुरुआत में 15 से मैक्सिमम 1 करोड़ तक आप पैकेज ले सकते हो। 15 लाख से 1 करोड़। 15 लाख इट से डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। आप कितना डीपली डेडिकेशन से सीखते हो, तो इतना आप कर सकते हो। हमारे रजत बत्रा है, उन्होंने किया तो 46 एलपीए था। आफ्टर ही जॉइन्ड द प्रोग्राम, ही इज़ हेडिंग नैस्डैक मुंबई, 97 एलपीए पे है इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स। मतलब ये कोर्स ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक पोज़ीशन पे हो तो उसके अपर पोज़ीशन के लिए इन अ सिटी इट इज़ लाइक कृष्ण जी जैसे क्लैरिटी दे रहे हैं अर्जुन जी को, जी, कि आपको क्यों कर रहे हो? आपके आस-पास तो अर्जुन जी के पास तो फ़ोकस एंड अटेंशन था ही। बिल्कुल। क्योंकि बाकियों को पूछा तो उन्होंने बोला कि ये दिख रहा है, माउंटेन दिख रहा है, ट्री दिख रहा है। तो उनको बोला तो उन्होंने बोला आई दिख रही है, आई दिख रही है, आई दिख रही है, आई दिख रही है, आई दिख रही है। तो उनका वो फ़ोकस उतना क्लियर था, जी, मगर क्लैरिटी ऑफ विज़न नहीं था। तो हमारी पहली क्लास में ही गोल राइटिंग होती है, गोल्स को क्लियर किया जाता है, विज़न को क्लियर किया जाता है, और बोला जाता है कि वैल्यूज़ आर ग्रेटर देन योर विज़न। आपको डीपली वैल्यूज़ पे काम करना है। कुछ भी चाहोगे यूनिवर्स देगा। आपके इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए। बात एग्ज़ैक्ट क्लियर है। और डिटर्मिनेशन आपका, आपका कितना डेडिकेशन है। हुँ, आपको ये मानना है कि आप डेटा साइंटिस्ट नहीं हो, आप एक सर्व करने वाले इंसान हो, जो दुनिया को कुछ देना चाहता है। रिसर्चर नहीं हो, आप दुनिया को कुछ देना चाहते हो, और भले आपको उसको एज़ ए पूजा, एज़ ए प्रेयर, एज़ ए सर्विस टू गॉड, क्रिएटर मानना है अपने काम को। जब वैसे आप करोगे, तो आपको कितनी सैलरी मिल पाएगी, मुझे आई थिंक
कोई खराब ही इंसान होगा जो आपको कम पैकेज दे। बात सही है, जब आप वैल्यू और क्वालिटी पे काम करते हो तो डेफ़िनेटली वर्ल्ड ओपन है आपके लिए तो। और बिकॉज़ पीपल फ़ील, एचआर विल फ़ील, आपके जो इंटरव्यूज़ हों, वो फ़ील करेंगे आप जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो, डेडिकेटेड हो, फिर आप उनके लिए इस एसेट, समझ हाँ, एसेट बन जाओगे। राइट। फिर कोई भी कंपनी आपको 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 पीछे लोग बोलेंगे, आपको आएँगे कि आप हमारे साथ काम करो। बिल्कुल। एंड देयर आर पीपल, आप माइक्रोसॉफ्ट में देखो, गूगल में देखो, जितनी भी बेस्ट एनवीडिया में देखो, तो वो डेडिकेशन, एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। स्किल तो आपको कोई भी सिखा देगा। आपको आपका आप एज़ अ ह्यूमन बीइंग, आपका विज़न कितना बड़ा सोचते हो, आपके वैल्यूज़, आपके अंदर पेशेंस, परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, डेडिकेशन, और आपको मानना है कि आप जो भी कार्य करते हो, वो भगवान के लिए कर रहे हो। बिल्कुल। तो इंसान तो क्या चीज़ है फिर, वो तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे आपको। सर, आपने हर चीज़ में फ़ोकस्ड और वैल्यू को बहुत ज़्यादा हाइलाइट किया है। तो कोई इंसान अपना फ़ोकस्ड एक चीज़ पे कैसे रख सकता है? उसको कैसे वो मैंडेटरी वही चीज़ को फ़ोकस्ड करेगा? जैसे जब ध्यान मैंने सीखा, तो मैं अपना पर्सनल विज़डम शेयर करूँगा, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो जब मैंने ध्यान दिया तो मुझे स्कूल में बोला जाता था, आप कैंडल के ऊपर बहुत देर तक देखो, तो कंसंट्रेशन आएगा। हुँ। क्योंकि मैं 200% मेहनत करता था और 40% रिज़ल्ट आता था। तो इट्स लाइक, है ना, यू गेट, बट मेरा एक नेचर है कि मैं पॉज़िटिव रहता हूँ। भले क्या है, तो क्यूरियस रहता हूँ, ये क्यों है? अच्छा। तो अपने आप को क्वेश्चन करता हूँ कि मुझे और क्या करना चाहिए, तो मेरी कमी क्या है? और देन आई स्टार्ट इम्प्रूविंग। वो इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो रहता है, बट आई स्टार्ट आप मुझे आज कुछ बोलोगे ना, हुँ। साल के बाद देखोगे, तो मैं उसमें 1000 गुना इम्प्रूव कर चुका हूँगा। वो एक मेरा चीज़ मेरे अंदर है। बट इसी तरह जब मैंने ये देखी कि मेरा कंसंट्रेशन एक कमी है, तो टीचर बोलता था उस पे ध्यान दो। तो फिर मैंने देखा कि कोई सिखा ही नहीं रहा, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है ध्यान सिखाने के लिए, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम था। तो फिर जब मैंने ध्यान सीखा, जैसे विपश्यना में, जब तो मेरा पहला कोर्स था जयपुर में। तो गर्मी है मई के अंदर, उबलता हुआ जयपुर, और पंखा दे रहा है 50 डिग्री हीट के फैन, हवा, जो आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, और पानी मतलब 10-20 बॉटल में पी रहा हूँ। अच्छा। तो भी मेरा उन्हें नींद 2 बजे तक नहीं आ रही, और 4 बजे वो घंटी बजाने आ जाते, उठो फिर से। ओके। इट्स लाइक एक्सट्रीम आउटसाइड, बट अंदर से मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, आई हैव फाउंड अ पाथ, जो मैं सालों से ढूंढ रहा था, ये होता क्या है ध्यान, ये कौन सी चिड़िया का नाम है। हुँ। तो आई फाउंड दैट एंड आई वाज हैप्पी इनसाइड। बाहर से मैं बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो 2 वर्ल्ड है, फिज़िकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और जो जो हमारा क्यूरियोसिटी वर्ल्ड है। हुँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, एंड मुझे रियलाइज़ हो गया कि मुझे रास्ता मिल गया, ध्यान क्या होता है समझ। बट देन इट टूक मी 3 इयर्स मोर। मैंने फिर कोर्स फिर से जॉइन किया, कुछ में कमियाँ थी मेरे अंदर, तो उनको कुछ शील में, जैसे कभी हम एग्ज़ैजुरेट करके बोलते हैं, बढ़-चढ़ा के कुछ, कभी हम कम बोलते हैं, हुँ। तो वो भी झूठ ही होता है। तो उन कुछ चीज़ों पे मैंने काम किया, तो फिर ध्यान सीख डेली प्रैक्टिस, तो 5 मिनट नहीं बैठ पाता था। तो फिर शुरुआत की, प्रैक्टिस किया, तो रिज़ल्ट्स मिलने लगे। तो जैसे टीचर है, वो सिखाते हैं कि आप अगर ध्यान के रास्ते चल रहे हो, तो आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाने चाहिए, लाइफ़ के अंदर। बिल्कुल। तो मुझे रिज़ल्ट मिलने शुरू हो गए। तो मैं जब रिज़ल्ट मिलने शुरू हुए, तो मैंने अ, ध्यान में मैं इम्प्रूव करने लगा। तो हमारा ध्यान यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स के ऊपर, आँखें बंद करके, कि कहाँ पे हवा जब अंदर जाती है, तो कहाँ लगती है, और जब बाहर आती है, तो कहाँ पे लगती है, इतने पे ही ध्यान करना है। तो प्रैक्टिकली आपको पता चलता है कि वननेस क्या है,
सिंगल पॉइंटेड फोकस क्या होता है, मतलब प्रैक्टिकली आप एक्सपीरियंस करते हो। तो 3 दिन वो सिर्फ ध्यान कराते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर उसी के थ्रू आप डीप जाते हो टू नो योरसेल्फ। जितने भी सेंट आए, जितने भी प्रॉफिट आए, जितने भी लोग आए, उन्होंने एक्चुअली चाहे वो जानते थे या नहीं जानते थे, तो उन्होंने अपने आप को जान के ही दुनिया को ट्रांसफ़ॉर्म किया। पहले अपने आप को किया, जिसको गांधी जी बोलते हैं, बी द चेंज यू वांट टू सी। आप पहले वो चीज़ बनो, जो दुनिया में आप चेंज देखना चाहते हो, पहले खुद बनो। तो मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम किया लीडरशिप पे, तो वहाँ पे भी यही चीज़ आई कि वो बोले कि वर्ल्ड के बेस्ट लीडर आप तब बनोगे, जब अपने आप को जानोगे और अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करोगे। तब अपनी फैमिली को करोगे, तब अपनी सोसाइटी को करोगे, अपनी कंट्री को करोगे, वर्ल्ड को करोगे। तो इट बिगिन्स विद अस। तो ध्यान से शुरुआत हुई, तो क्या होता है? जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो किसी को अंदर नहीं आने देता, जब तक वो जानता नहीं है इसका पर्पस क्या है, एंट्री कराएगा। तो इस तरह से हम ध्यान को जानते हैं। तो जब हम ध्यान को तभी वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट एसेट बोला गया है, क्योंकि ध्यान देना जब आप सीख गए, तो आप किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान दोगे, तो फिर आप ये समझते हो कि जो मैं सुपरफिशियल ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा, आज ये करता हूँ, कल वो करता हूँ, परसों वो करता हूँ। सो जब आप यहाँ पे ध्यान देते हो, तो आपका जब ध्यान की समझ होती है, तो उसमें टाइम लगता है। तो एक्चुअली जब आपको समझ आता है ध्यान क्या होता है, तो आपको ये लगता है कि आप एक दिन में 1-2 काम अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि आपको अपनी लिमिटेशंस पता चलती है कि मेरी लिमिटेशंस क्या है। इंसान अगर आप 10 काम करोगे, तो आप अच्छे से नहीं करोगे, बट अगर आप 2 काम करोगे दिन में, तो आप अच्छे से करोगे और ठीक है, उसको जब कंप्लीट करोगे तो आपको सैटिस्फैक्शन फ़ील होगी कि मैंने ये काम शुरू किया, कंप्लीट किया। अगर 10 करोगे तो इनकम्प्लीट रहेंगे, तो आपकी समझ भी नहीं रहेगी उतनी और वो 10 कंप्लीट भी नहीं होंगे। तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी आप 100x हो जाते हो जब आप 1 या 2 काम करते हो। इसी तरह करियर में एक में स्पेशलाइज़्ड होते हो, बाकी की आपकी नॉलेज होती है फाउंडेशनल, मगर एक में आप डीप जाते हो, इतने डीप जाते हो कि उतना डीप कोई जाता नहीं है और उसको सिंप्लीफाई कर देते हो। तो आप जैसा कोई नहीं होता और आप वर्ल्ड क्लास बन जाते हो। जैसे माइकल जॉर्डन हो गया, जितने भी वर्ल्ड के बेस्ट है, पिकासो हो गया, लियोनार्डो विंची हो गया, स्टीव जॉब्स हो गया, एनवीडिया के फाउंडर हो गए, इलॉन मस्क हो गया। दीज आर पीपल दे गो वेरी डीप, कि वहाँ तक कोई जाता ही नहीं है। उतनी डीप थिंकिंग में, उतनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उतने अपने फील्ड के स्पेशलाइज्ड कोई नहीं बन पाता, उन जैसा बन ही नहीं पाता, तो उनका कॉम्पिटिशन ही खत्म। इलॉन मस्क का कॉम्पिटिटर है, स्टीव जॉब का था, हैं? लियोनार्डो विंची का था, पिकासो का था, हैं? माइकल फिलिप्स, जितने सारे देशों ने, इतने सारे देशों ने मेडल नहीं जीते ओलंपिक्स में, उस अकेले ने जीते, हाँ? उसका कोई कॉम्पिटिटर है? क्योंकि वो इतना डीप जाते हैं कि कोई आ ही नहीं सकता वहाँ पे। उनका सस्टेन्ड फ़ोकस एंड अटेंशन होता है, तभी अटेंशन एंड फ़ोकस को वर्ल्ड का बेस्ट और वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एसेट कहा जाता है। सर, एआई बेस्ड स्टार्टअप जो होते हैं, उनको फंड रेज़िंग में दिक्कत आती है या वो ईज़िली फंड रेज़ कर सकते हैं? ठीक है, मैं पहले इसको बैक ले जाऊँगा। जी, कभी भी अगर आपको अच्छा वर्ल्ड लॉन्ग टर्म स्टार्टअप खोलना है, जी। कभी भी इनिशियल लेवल पे फंड रेज़ नहीं करना चाहिए। ये इन्वेस्टर्स को बुरा लगेगा, बट मैं ये बोलता हूँ कि आप बूटस्ट्रैप करो, बैंक से लोन भी मत लो। अच्छा। टू स्टार्ट विद ए वेरी, आप अर्न करो, सर्विसेज से, पैसिव इनकम से, कहीं से भी, आप पहले उस पैसे को अर्न करो। हुँ, तो आपको वैल्यू पता होगा पैसे का, क्योंकि आपने अर्न किया है। उसके बाद आप स्टेप्स लो, हुँ, ऐसे प्रोजेक्ट्स लो जिसमें आरओआई अच्छा हो हुँ, एंड इम्प्रूव इट, और हमेशा प्लान कैपिटल रिजर्व रखो। आपका अगर 1 करोड़ का आपको फंड चाहिए हुँ। स्टार्टअप, मतलब ये करने के लिए, तो कोशिश करो 1 करोड़ का आपके पास 1-2 करोड़ का बैकअप रहे। उसको म्यूचुअल फंड में डाल दो,
कहीं पे जहाँ पे वो अर्न करता रहे अपना पैसा, और आपके पास अगर आप फेल होते हो हुँ, तो आप फिर से उठोगे। क्योंकि जो पैसा है वो ब्लड है आपके स्टार्टअप का, हुँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि जब तक आप आईपीओ तक जाते हो या एक मतलब आप वर्ल्ड लेवल के इन्वेस्टर जहाँ पे आपका 5% इक्विटी पे 1 बिलियन आपको वो नहीं मिल रहा हुँ, इन्वेस्टमेंट, नेवर गो फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर योर स्टार्टअप। ओके। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे है। सेकंड इज़ कि अगर आप लोन लेते भी हो बैंक हुँ, से या कहीं से आप लेते हो, तो आप ये देखो कि मेरा आरओआई कितना है। मेरा आरओआई अगर 100% है, तो ही बैंक से लोन लो, या 60% है, क्योंकि आप उस पे 15% इंटरेस्ट दोगे, फिर आपको वापस भी करना है। बिल्कुल। तो आपको ये मानना है कि मेरा रेट ऑफ रिटर्न मिनिमम 160 टू 100 होना चाहिए। हुँ, दिस इज़ सेकंड पैरामीटर। थर्ड पैरामीटर इज़ कि अगर आपको स्टार्टअप बनाना है, जी, थर्ड लेवल, और उसको बेच देना है, तो तब आप इन्वेस्टमेंट लो, जब भी आपको लेनी है। मगर आपका प्रोडक्ट सॉलिड होना चाहिए और आप जेन्युइनली आप उस पे रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटर्न, आरओआई हुँ। आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तो अगला बंदा इन्वेस्ट करेगा। आपको अच्छा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि इतने क्लाइंट हैं, इतना आरओआई है, तभी कोई आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा। एंड सर ये आपने बात तो सही बताई कि जब तक हमारे पास बैकअप प्लान एंड सब कुछ ना हो तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी चाहिए। बट ऐसे समझ लीजिए कोई एआई बेस्ड स्टार्टअप है जिस पे एआई का इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा है। उसमें हम अगर इन्वेस्टमेंट लेने जाते हैं ये तो ईज़िली मिलता है या नहीं मिलता? मिलेगा। देखो, एज़ अ एआई, एज़ अ मार्केटिंग कर रहे हो तो मिलेगा, हाँ, और एआई एज़ अ टेक्नोलॉजी कर रहे हो और अच्छी डीप टेक्नोलॉजी है जो इम्पैक्ट करेगी सोसाइटी को, तो और चांसेस है मिलने के। बट मैं ये बोलूँगा कि डिपेंड करता है कि आप उसको बेच देना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट लो, हुँ, क्योंकि आपको एक आदत पड़ जाएगी इन्वेस्टमेंट लेने की। बायजूस के साथ हुआ, हुँ। अनअकैडमी के साथ हुआ, बिल्कुल। अक्षय के साथ हुआ, एलन के साथ हुआ, बिकॉज़ दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग, और एक्सपैंडिंग के चक्कर में एक इन्वेस्टमेंट लेने के एक चक्कर पड़ जाता है, और फिर डिसीजन मेकिंग आपकी वो नहीं रहती जो आपका विज़न था। जब आपने बायजूस खोला, जब आपने एलन खोला, वो विज़न ही नहीं रहा। अब वो पैसे का वो हो गया कि मुझे पैसे अर्न करने हैं, मेरे पास इतने करोड़ आ गए, मुझे क्या करना अब? तो आपकी भूख कितनी है? वो डिपेंड करता है कि आप इलॉन मस्क की तरह इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हो स्टार्टअप, हुँ, या आप बायजूस और अनअकैडमी की तरह करना चाहते हो, या आप रियल में गूगल बनाना चाहते हो, फेसबुक बनाना चाहते हो, या एनवीडिया बनाना चाहते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर विजन। तो उसके हिसाब से यू कैन टेक स्टेप्स। तो अगर आपको स्टार्टअप है कि मुझे कल को बेच देना है 5-10 साल के बाद, तो देन इट्स ओके। तो आप ज़ोमैटो की तरह कर दो, स्विगी की तरह कर दो, एंड देन यू गिव योर इक्विटी, और एक दिन आएगा आपका डिसीजन कुछ नहीं होगा है, कोई और डिसीजन लेगा, आप उसमें सिर्फ अर्न कर रहे हो। तो इट डिपेंड्स कि किस तरह का स्टार्टअप आप करना चाहते हो। ओके। थैंक यू सो मच सर इतने वैल्यूएबल नॉलेज के लिए। अब हम इस पॉडकास्ट का एंड एक क्विक रैपिड फायर से करते हैं। ओके। तो थोड़ा फन भी रह जाएगा, इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी मिल गई, है ना? जी। सर एक बिज़नेस मिस्टेक जो आप फिर से दोबारा करना ही नहीं चाहते कि ये मेरे से फिर से नहीं होनी चाहिए। जब तक डीप रिसर्च नहीं करना और हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव नहीं होगी, कभी भी एक भी रुपया बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करना। ओके। एंड एआई टूल जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, ऐसे 3 एआई टूल। 3, जी। जीपीटी, कैनवा एआई, ओके, कैनवा एआई, कैनवा एआई, और एनवीडिया का है एपीआई एक, जो मैं यूज़ करता हूँ। वो एनवीडिया का एपीआई क्या करता है?
वो डेटा के लिए मुझे काम आता है, जो डिफरेंट डेटा स्क्रैपिंग और डिफरेंट डेटा और उसको यूज़ करने का जैसे इनसाइट्स मैं निकालता हूँ, तो वो उसके लिए आई यूज़ इट। अगर एआई एक बॉलीवुड मूवी बनाता, तो उसका नाम क्या होता? अगर एआई की ही एक बॉलीवुड मूवी बनाना चाहे तो? सर टाइम नहीं है, रैपिड फायर। ह्यूमन्स एआई बन गए या हाँ, इंसान एआई बन गया। इंसान एआई बन गया, क्या बात है! एक लाइफ मंत्र जो आप अपने हर स्टूडेंट को देते हो या तो किसी से भी अगर मिलते हो जो स्ट्रगल में होता है आप उनको देते ही देते हो। कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, परसेवरेंस, पेशेंस हुँ, और अटेंशन एंड फोकस। आप जो भी बनना चाहो बन सकते हो। एक के बारे में 5 है ना? हाँ, जैसे ये परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, परसेवरेंस, ये जो है ये आर्किटेक्ट है, लर्निंग आर्किटेक्ट। उसके साथ-साथ अटेंशन एंड फोकस। जो भी बनना चाहोगे दुनिया में, चाहे आप गरीब पैदा हुए, आपके पास घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ बन सकते हो अगर आपके पास ये स्किल्स हैं, ये आपके अंदर हैं तो। ओके। आपका अब तक की सबसे फ़ेवरेट लेक्चर कौन-सा था? अब तक का सबसे फ़ेवरेट लेक्चर आपने बोल लिया और याद हो अभी तक? मेरा सबसे फ़ेवरेट लेक्चर एक यूनिवर्सिटी में था, हाँ। जहाँ पे 250 प्रोफ़ेसर्स थे, यूनिवर्सिटी का नाम रिवील हो सकता है? मोनार्क यूनिवर्सिटी। और वहाँ पे सारे प्रोफ़ेसर्स वर सो हैप्पी, दे हैव लर्न्ड सो मेनी थिंग्स हुँ। एंड दे लव्ड दैट लेक्चर। थैंक यू सो मच। बस हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक मैसेज दे दीजिए कि एआई के साथ वो कैसे काम कर सकते हैं। इस बात पे हम पॉडकास्ट एआई फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जो लाइफ का हर कॉर्नर, हर एस्पेक्ट टच करेगा। हुँ, जिस तरह से जब हमारी जीडीपी 27% थी और हम वर्ल्ड हमें गोल्डन बर्ड कहा जाता था, सोने की चिड़िया, जी। और हम एक्सपोर्ट करते थे 27%, क्योंकि हम मास्टर थे उस टाइम पे एक्सपोर्ट में। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया, तो उस हम उस स्किल को नहीं सीख पाए और हम एक्सेल नहीं कर पाए उस चीज़ को, और ब्रिटिशर्स बाहर के लोगों ने किया, और उसकी वजह से आज तक हम एक्सेल नहीं कर पाए जीडीपी में, और वर्ल्ड लेवल का हमें एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। तो इसलिए क्योंकि हमने उस स्किल को नहीं सीखा, तो इस वक़्त हमारे पास लास्ट चांस है। अगर इस टाइम नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे कि हम एआई को सीखें। सारे इंडियंस को एआई सीखना चाहिए, ये ऑक्सीजन है। तो अपनी कंट्री के लिए और अपने लिए ये स्किल सीख के दुनिया को, जो भी आपका टैलेंट है, एआई, एमएल, डेटा साइंस और डिजिटल के थ्रू दुनिया को सर्व करना है, और अपनी कंट्री को वर्ल्ड क्लास बनाना है, और अपने आप को। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच आप इतने वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और जेन्युइन चीज़ें पता चली हो बिज़नेस के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में, तो हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर एंड बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वैल्यूएबल गेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, उनके तरफ से बिज़नेस नॉलेज और भी अच्छी-अच्छी नॉलेज आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।